बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। ग्रीन स्क्रीन, जी हाँ, आज बहुत टाइम के बाद एकदम आपको स्क्रीन ग्रीन दिखाई देगी। निफ्टी करीब करीब आधा % ऊपर, निफ्टी बैंक यहाँ भी आधे % की रैली। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए आप। मिड कैप ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। हाँ, बस एक चीज़ है कि डॉलर रुपी वो थोड़ा तंग कर रहा है। अभी वापस 90.5 के करीब आ चुके हैं हम उस पर। उससे इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं, ट्रेड डील का कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे शो में। लेकिन शुरुआत करेंगे शो की हेडलाइंस के साथ। श्रेया वीरू भी मेरे साथ। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। गुड आफ्टरनून। और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी ने 25,700 से दिखाया जोश। करीब 200 पॉइंट की रिकवरी। बैंक निफ्टी भी डे लो से 550 पॉइंट सुधरा। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी जोरदार खरीदारी, हालांकि रुपए में गिरावट जारी। खराब बाजार में भी इक्विटी में पैसा आना जारी। अक्टूबर में के मुकाबले नवंबर में म्यूचुअल फंड इनफ्लो करीब 21% बढ़कर 30,000 करोड़ के करीब। लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में निवेश बढ़ा। SIP इनफ्लो में भी काफी हद तक स्टेबिलिटी। हालांकि गोल्ड ETF में निवेश घटकर हुआ आधा। अमेरिका में दरें घटने और क्वांटिटेटिव ईजिंग ने US एक्सपोजर वाली मिड कैप और स्मॉल कैप IT में भरा जोश। KPIT और एकल टाटा एलेक्सी में 2 से 3% की तेजी। क्लाइंट खर्चा बढ़ने की उम्मीद से चले शेयर। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT पड़े सटीक। टाटा स्टील ने मेटल की रैली को किया लीड, साथ ही वेदांता और लेंड इंडिया में भी मजबूती का। कल के बिग स्टॉक्स हिंदुस्तान जिंक आज भी एक्शन में। उधर स्पॉटलाइट HDFC में तेजी और ChatGPT अदानी एनर्जी में भी अच्छी खरीदारी का। ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में रफ्तार। करीब 4% चढ़कर सोना, BLW, F&O के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही प्राइवेट बैंक्स, मेटल्स, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी जोश। आज कैपिटल मार्केट शेयरों में जोरदार उछाल। इंडेक्स करीब 2.5% मजबूत। PSE और KFinTech करीब 4% चढ़कर बाजार के टॉप गेनर्स में हुए शुमार। साथ ही एंजल वन, नोवामा 361 और CDSL में भी अच्छी खरीदारी का। कल की तगड़ी पिटाई के बाद उबरने की कोशिश में EMS शेयर्स 3 से 4% चढ़े। डिक्सन टेक और केन्स टेक्नोलॉजीज के शेयर्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, शो की शुरुआत करेंगे। निफ्टी में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी रही। आज का लो था करीब 25,693। वहाँ से हम एग्जैक्ट 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाजार ने आज क्या किया? आज सुबह हम बात कर रहे थे कि अगर एक बड़ा गैप अप हुआ तो नॉर्मली वो फिल होगा, शायद हो सकता है मार्केट रेड में भी आए, लेकिन उसके बाद एक अच्छी रैली आपको मिलनी चाहिए। तो वो सुबह के उस स्क्रिप्ट को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। शुरुआत में गिरे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी आई। और शुरू में तो हमने कल के लोज भी तोड़े और वहाँ से फिर रिकवरी देखने को मिली। तो अब तक तो साइंस अच्छे हैं। ख़ास तौर से अगर आप देखें निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, मतलब लो नहीं तोड़ रहे हैं हम। एक चीज़ ये क्लियर है कि हम हफ्ते के लोज अभी तोड़ने को तैयार नहीं है। और मिड कैप में तो अच्छी रिकवरी हुई। इनफैक्ट आज सुबह का हमारा बिग स्टॉक टाटा स्टील, उसने लीड किया मेटल्स की रिकवरी को। आज सुबह हमने बात की थी कि 2 सेक्टर्स पर फोकस करें आप, मेटल्स पर और IT पर। और आज देखें आप अगर, तो यही 2 सेक्टर्स चले हैं सबसे ज़्यादा। IT चला 0.5% और मेटल्स में अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिली। तो यही 2 सेक्टर थोड़े से इस समय चले। आप थोड़ी सी ऑटो शेयरों में भी तेज़ी है, ऑटो और ऑटो एंसिलरी शेयरों में। इसके अलावा EMS शेयरों में थोड़ी सी आज शॉर्ट कवरिंग हुई। डिक्सन ने लीड किया उसको। ऑब्वियसली केन्स में भी अच्छी खासी रिकवरी आई। लेकिन बड़ा सवाल फिर यही रहेगा कि ये रिकवरी आखिरकार कितनी टिकाऊ है और चलेगी या नहीं चलेगी। बिल्कुल, बड़ा सवाल ये है कि ये टिकाऊ कितनी है। अब यहाँ से मार्केट की दशा और दिशा कैसे तय होगी, और ये 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन जिस तरीके से आपने मार्केट की बात की और सुबह की स्क्रिप्ट बिल्कुल उसको फॉलो किया मार्केट ने, हम निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी के साथ अभी कारोबार कर रहे हैं।
क्या इसके पीछे के कारण ब्याज जो अमेरिका में दरें घटी हैं वो है, और क्वांटिटेटिव ईजिंग जो हुई है वो एक बड़ा कारण है आज रिकवरी आने में? अगर ये है तो शुरुआत में मार्केट ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, और अब कैसे लग रहे हैं बाजार इन स्तरों पर? लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी को, जिसको खासा ध्यान में रखना है? देखिए श्रेया, इस मार्केट ने कल प्रीवियस डे का हाई तोड़कर उसके बाद नीचे आया, आज कल का लो तोड़कर फिर रिकवरी आ गई। आज जो सुबह हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली वैसे गैप अप उतना बड़ा हुआ भी नहीं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जितना गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, एक तरीके से मार्केट के लिए अच्छा हुआ। तो गैप अप नहीं हुआ, निफ्टी रेड में आया, लेकिन वहाँ से फिर रिकवरी आ गई। वो आई थिंक थोड़ा सा हमने एक्सपेक्ट भी किया था, लेकिन मोटा मोटी अगर आप देखेंगे ये बाज़ार एक रेंज में ही है, एक रेंज में ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस हम रेंज के दोनों छोर छू रहे हैं, तो इसके लिए आपको इतनी वॉलेटिलिटी दिख रही है। 25,700 से 25,950 की रेंज है मोटा मोटी। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस हम दोनों टेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें विनर टेक्स ऑल है। आज बाजार में शॉर्ट कवरिंग आ गई, हो सकता है आज अगर शाम को ट्रेड डील पर कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ना आए तो कल मार्केट फिर डिसअपॉइंटेड हो जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। और ट्रेड डील में अभी भी मैं कहूँगा कि अनिश्चितता है। आज सुबह जो सीए की स्टेटमेंट थी उसमें कुछ भी नया नहीं था। अगर आप उसको खंगालेंगे, वो कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है कि मार्च तक ट्रेड डील हो जाएगी। मार्च किसने देखा है आज की डेट में, दिसंबर चल रहा है। तो खैर एनीवे, लेकिन एक अच्छी चीज़ जो है ना, मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पे रिकवरी सस्टेन कर रही है। आप देखिए आज भी ठीक ठाक एडवांस डिक्लाइन था। आज सुबह हम जो बात कर रहे थे कि मुझे ना इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन चाहिए 3-4 दिन, इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन मिल जाए जिसमें कि बस, ये तो एक्चुअली काफ़ी अच्छा एडवांस डिक्लाइन है, इसे थोड़ा और ख़राब 1500 1000 हो वो भी चलेगा, ऐसा 3-4 दिन एडवांस डिक्लाइन दिख जाए। और 3-4 दिन निफ्टी जो है डे हाई पे भले ही ना बंद हो, लेकिन डे लो से रिकवरी के साथ बंद हो जाए। ये 2-3 चीज़ें हो जाएं अगर, तो फिर एक आप मान सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, थोड़ा सा सेंस ऑफ एक बेस फॉर्मेशन बनेगा। अब देखिए निफ्टी पर आइए। निफ्टी पर आज हमारी जो रेजिस्टेंस है वो है 25,900 से 25,950 की। आज का हाई भी वहीं पर प्लेस्ड है, पिछले 3-4 दिन का हाई वहीं पर प्लेस्ड है। 25,950 के ऊपर निकले तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। सपोर्ट कहाँ पर है, वही आज फिर वही लो 25,700 से 25,750 का। अब मंदी मुझे लग रहा है कि 25,700 के नीचे ही आएगी। आपको अगर उसके नीचे फिसले तभी मंदी आएगी। बैंक निफ्टी बार बार 58,800 बचा रहा है, जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। आज भी देखें आप, एग्जैक्ट 58,800, मतलब एक पॉइंट भी नीचे नहीं उसके, 58,799.9 वहाँ से घूमा। यही हमारी लक्ष्मण रेखा भी है, 58,700 से 58,800। और अगर आप लॉन्ग हैं तो ये अब आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। एक रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 59,500 पर, उसको क्रॉस करना ज़रूरी है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी में भी कोई आप बहुत बड़ी रैली से में देख पाएंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कैसा रहा। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अनुज, ज़्यादातर काउंटर्स जो हैं वो शॉर्ट कवरिंग के सहारे चल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न किसी स्टॉक को यहाँ पे रखने का अगर मेरे पास है तो इक्का दुक्का है अनुज। पहला है बैंकिंग में, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। सुबह से ही चार्टिकली और पुट राइटर्स के कन्विक्शन को देखते हुए आज सुबह से कोटक में पुट राइटिंग है, 2188 पर ट्रेड कर रहा है। सुबह इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी 20 डेमा से। ये पहले भी सारे एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था, लेकिन आज कुछ प्रॉमिसिंग था। सुबह सुबह एक बड़ा ब्रेकआउट आया इसमें लगभग 2165 के आसपास, अब 2188। एक बहुत ही खूबसूरत राउंडिंग बॉटम की फॉर्मेशन को लिए हुए ये कोटक महिंद्रा बैंक डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। थोड़ा सा कन्विक्शन, स्टैट्स डायरेक्टर साहब प्लीज जरा ओआई रखिएगा इसका। इस पे पूरे बैंकिंग में आज सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखिए सुबह भी इनफैक्ट मैंने इसको अपने उसमें स्कैनिंग में पकड़ा था, तो कोटक महिंद्रा बैंक 10.45 लाख, 3% ओआई बिल्डअप हुआ। तो सबसे प्रॉमिसिंग बिहेवियर अगर किसी चीज़ का लग रहा है तो दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। और दो ही स्टॉक लूंगा रोज यहाँ पर, और दूसरा है बजाज ऑटो। प्लीज़ एक बार स्क्रीन पर रखिएगा बजाज ऑटो। ये इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट स्टेट करता हुआ, और ऑटो में हालांकि सबसे एग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है आयशर मोटर्स की, लेकिन बजाज ऑटो ऑलमोस्ट अब अपनी 8 सितंबर 2025 से चली आ रही पूरी की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेट करने के लिए तैयार है। सीम्स लाइक दैट, लगभग 0.323%। हालांकि डेरिवेटिव से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट, इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट इन बजाज ऑटो एंड कोटक महिंद्रा बैंक। अनुज, आईटी को कैसे ट्रीट करना चाहिए? आई मीन 37,915 निफ्टी आईटी हालांकि उतना आकर्षक मूव नहीं दे पाया, बट जो ग्राउंड रियलिटीज अब यूएस में है, डॉट प्लॉट में कहा गया है कि शायद अगले वर्ष में सिर्फ एक ही रेट कट होगा, लेकिन क्योंकि फेड चेयरपर्सन नए आएंगे ही मई में, और शायद जिस खेमे से वो आएंगे वो ताबड़तोड़ रेट कट करेंगे भी,
तो ऐसे में यहाँ से जब फाइनली हमें एक रेट कट मिल ही गया इस साल के लिए, थर्ड रेट कट, आईटी को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और कोई व्यू में डाइवर्जेंस है बिटवीन लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी? अनुज, नहीं, कोई डाइवर्जेंस नहीं है वीरू। मैं आईटी पर एक व्यू मैंने पिछले कई दिनों से रखा है कि आपके पोर्टफोलियो में इस समय थोड़ा आईटी होना चाहिए। आज सुबह एक बार ऊपर खुल के नीचे आया आईटी स्टॉक्स, लेकिन फिर अब उनमें रिकवरी आ गई। तो देखिए वो मार्केट में अभी भी इंटैक्ट है व्यू मेरा। और आपको एक बास्केट बनानी पड़ेगी, किसी दिन लार्ज कैप चलेंगे, किसी दिन मिड कैप चलेंगे। आज सुबह टीसीएस चला पहले फॉर एग्जांपल, उसके बाद उसमें थोड़ी सी गिरावट आ गई, फिर लोअर लेवल से रिकवरी की कोशिश कर रहा है। मिड कैप आईटी सुबह गिरा लेकिन उसके बाद चल गया, जैसे ओरेकल का स्टॉक, वो तो खैर ऑब्वियसली वो पेरेंट के नंबर्स, उसके नंबर्स का कोई लेना देना नहीं होता, ये मार्केट को रियलाइज़ हुआ जब, उसके बाद इसमें रिकवरी आ गई। तो ऐसे ना क्या होता है कि ये थोड़ा सा इसमें बहुत सॉर्ट ऑफ टफ होगा इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव रोज खोजना। आपको याद होगा परसों टेक महिंद्रा काफ़ी चला था, कल टेक महिंद्रा गिर गया था। तो ऐसे लेकिन ओवरऑल एज ए सेक्टर मेरी सेंस ये बन रही है कि यहाँ से आईटी जो है वो थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया, बिल्कुल। और देखिए सवाल मेरा आज के एमफी डेटा को लेकर है आपसे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया है पिछले एक साल, काफ़ी परेशानी और काफ़ी रुलाया है इन्वेस्टर्स को, लेकिन जो डेटा आए हैं अगर आप देखें तो इक्विटी इनफ्लोज मंथ ऑन मंथ बेसिस 21% बढ़ा है। हालांकि एसआईपी थोड़ा सा घटा है, लेकिन स्टिल डेटा इज इम्प्रेसिव। आप कैसे देख रहे हैं इस डेटा को? देखिए जहाँ तक डेटा की बात है, एक चीज़ तो क्लियर है कि इसमें आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। देखिए 100 करोड़ से भी कम का एसआईपी घटा है, उसको मैं घटना नहीं कहूँगा, फ्लैट रहा है मैं ये कहूँगा। लेकिन बाकी डेटा रखिए, बाकी डेटा सारे के सारे बहुत अच्छे रहे। श्रेय, मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप देखें पूरे साल मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए, उसके बावजूद ना सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को नहीं निकाला, बल्कि अपने जो इन्फ्लोज हैं उनको कंटिन्यू रखा उन्होंने। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव है। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के ऊपर अब इस चीज़ की जिम्मेदारी बढ़ेगी कि आप कैसे इसको आगे जाते हुए जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो बार बार म्यूचुअल फंड सही है या एसआईपी जैसे कहते हैं डिप एंड सिप, उसको फॉलो कर रहे हैं, अगर उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिला यहाँ से, तो फिर ये पूरी की पूरी आई थिंक ना सिर्फ म्यूचुअल फंड मैनेजर्स बल्कि हम सब जो है, हमारी भी क्रेडिबिलिटी लाइन पर है। फिर अगर मार्केट यहाँ से नहीं चला और अगर यहाँ से मार्केट में अच्छे रिटर्न्स नहीं आए उन लोगों के लिए, तो इसके लिए, और देखिए थोड़ा सा तो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स की भी मेहनत बढ़ गई है। मार्केट ख़राब नहीं है, अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन अच्छा करा है तो इस बार डाइवर्जेंस देखिए आप, बहुत अच्छी डाइवर्जेंस है। जो फंड, जिन फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है, इवन मैं आज सुबह डेटा देख रहा था, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी कई ऐसे फंड्स रहे हैं, भले ही स्मॉल कैप इंडेक्स 10% गिरा हो, कई ऐसे स्मॉल कैप फंड रहे हैं जिन्होंने 5-5, 6-6% आउट के गेंस दिए हैं साल में। तो वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को थोड़ा सा करना होगा उस हिसाब से। खैर जो भी है, डेटा तो डेटा है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि एफआई की इस कांस्टेंट सेलिंग के बीच में हमारे पास कम से कम एक म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से डेटा शानदार है। ओके, चलिए जनाब, तो ये था, अगर आप देखें आज के जो एमएफ के आंकड़े थे म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो के, उस पर डिस्कशन है। एक काम करता हूँ, आपके स्क्रीन पे जरा एक बार इंडेक्सेस लेके आता हूँ, फिर ट्रेड्स कलेक्ट करना शुरू करते हैं पैनल से। निफ्टी करीब 25,874, उसी ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हूँ। आइए पैनल से बातचीत करते हैं। शुरुआत करते हैं मानस से। अच्छा, मानस से मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, आज के रफ्तार के घोड़े और फैसिलिटी स्टॉक्स, उस पर बात कर लेते हैं। अनुज, एक बार फिर से इसको इंक्लूड कर लें यहाँ पे डिस्कशन में। बिल्कुल वीरू, आज के स्टॉक स्पेसिफिक कुछ मूव्स बता देता हूँ मैं आपको। पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक की बात करते हैं। सबसे पहले केफिन टेक, आज सुबह से ये एफएनओ का टॉप गेनर है। और देखिए कहीं ना कहीं शायद मार्केट को भी हिंट था कि ये म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े आएंगे हो सकता है वो स्ट्रांग हो, क्योंकि केफिन डायरेक्ट प्ले है, सबसे बड़ा प्ले है म्यूचुअल फंड्स पे, तो इसके लिए वहाँ पर एक अच्छा मूव। इसी में आप एंजल वन को भी जोड़ लीजिए। कैपिटल मार्केट थीम पूरी की पूरी अच्छी बाउंस बैक कर रही है, उसमें एंजल वन में भी अच्छे मूव्स आए, करीब 4.25% ये ऊपर रहा। बीएससी भी ऊपर है एक्चुअली,
इसके अलावा डिक्सन टेक देखिए आप, डिक्सन टेक इसमें कल की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई। फिसड्डी स्टॉक्स में आज मैं 2 मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट स्टॉक्स ले रहा हूँ। उसमें पहला है आर्किड डेवलपर्स, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं। आर्किड डेवलपर्स ऊपरी स्तरों से करीब करीब 33% फिसला है, इसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है। और उसके अलावा अगर आप देखें हबटाउन, तो हबटाउन भी करीब करीब इस महीने अगर आप देखें तो 27% गिरा है। ये भी आज काफ़ी नीचे ट्रेड में करीब करीब ऑलमोस्ट 9% के करीब नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके लिए आज के कुछ बिग स्टॉक्स शेयर। बिल्कुल, तो ये फिसड्डी स्टॉक्स और रफ्तार के घोड़े हमने डिस्कस किए, कहाँ पे अच्छी तेजी और कहाँ थोड़ा डेंट पड़ा है, इनफैक्ट ज़्यादा डेंट पड़ा है। लेकिन आगे बढ़ूँ उससे पहले सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों को बताना चाहूँगी कि बिग स्टॉक्स में निवेश हमेशा कराता है मोटा मुनाफा। इसका एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं आज। हमने कल आपको हिंदुस्तान जिंक बिग स्टॉक्स में दिया था, वहां से शेयर में 8% तक जोरदार रिटर्न्स बने हैं। देखिए, हिंदुस्तान जिंक को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, क्यों? 2 रीज़न से। एक तो चांदी के भाव जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं वापस एक बार। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर प्रोडक्शन में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। और अच्छा, फेड का भी डिसीजन आना, उससे पहले भी थोड़ा सा मार्केट एक एक्सपेक्टेशन रखेगा कि रेट कट आएगा, तो आज हो सकता है कि मेटल्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी करें। कल आपको याद होगा हमने हिंदुस्तान जिंक लिया था बिग स्टॉक्स में कल सुबह मार्केट खुलने से पहले, और कल वो पूरे दिन एफएनओ का टॉप गेनर रहा और इंट्राडे में भी शानदार उसने मूवी दिखाया आपको। हिंदुस्तान जिंक में मुझे लग रहा है कि आज भी रैली होनी चाहिए, और एटलीस्ट वरना कल की रैली थोड़ी सी और कंटिन्यूएशन करेगी। ओके, तो देखा आपने सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहने से कितनी अच्छी आपकी कमाई होती है और आप हमेशा फायदे में रहते हैं। चलिए अब ट्रेंडिंग स्टॉक्स फटाफट से आपको लेकर आते हैं, और स्क्रीन पर शुरुआत तेजी की ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी, क्योंकि आज मार्केट ने अच्छी रिकवरी दिखाई है निचले स्तरों से। कोटक महिंद्रा बैंक 3.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इटर्नल में अच्छे मूव्स है आज, 2.5% की तेजी। जियो फाइनेंशियल 2.5% और अडानी एंटरप्राइजेस भी 3% से ज्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। इसके अलावा देखिए केफिन आज वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है, 4.5% का अपमूव यहाँ पर, और पूरा कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अच्छी रैली आज। तो एंजल वन और बीएससी आपको इस लिस्ट में दिखेंगे, 3.5% से ज्यादा की तेजी। और सोना, बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी स्पेस भी अच्छा परफॉर्म करती हुई आज। लेकिन कहाँ डेंट पड़ा है? एशियन पेंट्स लगभग 1% के करीब करीब लुढ़का आज के सेशन में। बजाज फाइनेंस भी आपको लगभग 0.5% से ज्यादा लुढ़का हुआ नजर आएगा। भारतीय एयरटेल मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। बजाज फिनसर्व जब हमने लिया था तब रेड में था, अब इन ग्रीन आने की कोशिश कर रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कल की शानदार रैली के बाद आज मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिली 2% नीचे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ कल चला, आज थोड़ा टूटा 1.5%। आदित्य बिरला कैपिटल भी 1% और आईओसी में भी 1% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम आपके सामने रखते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता, टेक्निकल कॉल्स रहेंगे हम प्रकाश गाबा, रचना वैद्य, सचिनानंद उत्तेकर, सोमिल मेहता, अमित सेठ और प्रशांत सावंत, जिसे 2:20 पर नवंबर म्यूचुअल फंड के आंकड़े लेकर आएंगे यतिन मोता। 2:25 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आज सीडीएमओ शेयरों पर क्यों फोकस है। 2:35 पर मधिया मुजावर बताएंगे आपको इंडिगो में हुई असुविधाओं के चलते क्या यात्रियों को मिलेगी मुआवजा। साथ ही 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको पाइप कंपनियों में एक्शन क्यों है। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट की सीआईओ आदित्य खेमा जी। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर एनओजी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर हम समझेंगे एचएसबीसी किन शेयरों पर बुलिश हो रहे हैं। 3:20 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए अब चलते हैं हमारे पैनल के पास और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहा इस समय का आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। आई थिंक मैं इस पर लॉन्ग जाऊंगा। लॉन्ग स्टॉक का नाम है ग्रासिम। बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, करीब 7-8 दिन का कंसोलिडेशन, और आज जो अपमूव है ना, ये लगता है एक ब्रेकअवे मूव है। ट्रेड करा 2798 के आसपास ग्रासिम, और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 2780, करीब 18 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 2850 के लगते हैं, हो सकता है कल तक चला जाए, लेकिन यस 2850 पॉसिबल है ग्रासिम में। ओके, ग्रासिम आपकी बाय कॉल 2801 पे। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड?
गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड होगा आरबीएल बैंक पर। आरबीएल बैंक ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना है ऑन द डेली चार्ट्स। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आज के दिन में प्रीवियस एक छोटा सा कंसोलिडेशन था और वहां पर एक स्विंग हाई था, वो भी ऊपर की तरफ टूटा ही। ग्रेट सेटअप। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 301 पर और टारगेट होगा 335। आरबीएल बैंक 3% अप, डेज हाई पर यहाँ पे खरीदारी की राय सोमल जी की तरफ से। सचिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर सिंजीन में एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का डेटा बन चुका है। एक 630 620 के आसपास का जो सपोर्ट बेस है वो अच्छी तरह इसने मेंटेन किया था एंड एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर इसके डेली आरएसआई पे एग्जिबिट हुआ है। मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों में ये स्टॉक अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल मेंटेन रखेगा। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी सिंजीन के फ्यूचर्स में। लगभग अराउंड 643 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहे हैं। ऑन अ डिक्लाइन अप टू 640 खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 639 पे लगाना है एंड ऑन द हायर साइड पोजीशंस को रिव्यू करना है 656 के नजदीक। ओके, चलिए अब चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरी ट्रेड एलटीएफ में रहेगी ऑन द शॉर्ट साइड। रिकवरी बहुत दोनों इंडाइसेस में बहुत ही ज्यादा फीबल है, कुछ उसमें रीडेबल ज्यादा है नहीं, तो मेरा तो कन्विक्शन नहीं बन रहा। एलटीएफ में हम सिर्फ 1.5 to 2 रुपीज का ऐसे लगा सकते हैं। 301 पे है फ्यूचर्स, हम ऐसे लगाएंगे 303 पे। डाउन साइड में हमारा 4 रुपीज का टारगेट होगा विच इज 297। ओके, एल&टी फाइनेंस आपका एक शॉर्ट कॉल, बहुत ही एग्रेसिव शॉर्ट कॉल आपकी यहाँ पर रचना जी। अब एक काम करते चलते हैं आखिरी ट्रेड की तरफ, अमित जी का ट्रेड। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, शेयर जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा टाटा स्टील। मुझे लगता है टाटा स्टील में जो करेक्शन आना था वो आ गया। 200 एमआ पे स्टॉक ने होल्ड किया और अगर चार्ट्स पे देखें तो 160 165 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिमांड जोन है। स्टॉक वहीं से रिवर्स कर रहा है। आज के वॉल्यूम्स देखें तो अभी 2:30 बजे तक काफी इंप्रेसिव ऑलरेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक नियर टर्म बाउंस बनता है। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 163 रुपीज का और टारगेट्स इस बाउंस के हमारे रहेंगे 172 के। टाटा स्टील खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से 2.5% अप, बिग स्टॉक्स में इसको शामिल किया गया था। अच्छे मूव्स यहाँ पर और ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश नजर आ रहे थे। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस लिख पाएं। गाबा से निक ग्रासिम चुना है यहाँ पे खरीदारी की राय। 2850 तक के टारगेट, 2780 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सोमिल जी कह रहे हैं आरबीएल बैंक यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, खरीदारी की जा सकती है। 335 तक के टारगेट, 301 का स्टॉप लॉस। सचिन जी को सिंजिन ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है, 656 के टारगेट्स देख रहे हैं वो, 639 का स्टॉप लॉस। रचना जी ने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड दिया है एल&टी फाइनेंस पर, बिकवाली की राय उनकी तरफ से 297 का नीचे का टारगेट, 303 का स्टॉप लॉस। और अमित जी ने अभी टाटा स्टील चुना, उनको पसंद आ रहे स्टॉक, 172 के टारगेट, 163 का स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मूड माहौल में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो आपका, लंबी अवधि की नजरिए से कौन से स्टॉक पर लगाए दाव? आशीष चतुर्मोदा जी से समझ लेते हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? हाय गुड आफ्टरनून। तो देखिए हमें जो स्टॉक काफ़ी पसंद है, बीच में इसकी चर्चा भी हमने की थी। स्टॉक है नवीन फ्लोरिन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जो कि सीडीएमओ का प्ले है, स्पेशलिटी केमिकल्स का प्ले है। साथ ही साथ हम जो हम देख रहे हैं कि जो अभी डेटा सेंटर्स में जो कूलेंट्स लगेंगे उसका भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉक्सी प्ले है। तो हमें लगता है कि नवीन फ्लोरिन हमारी एक टॉप पिक रहेगी और यहाँ पर पे जो बड़ी ग्रोथ आने की संभावना नजर आ रही है वो एक तो सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी की वजह से आ रही है, क्योंकि अभी तक कंपनी एक फार्मा इंटरमीडिएट्स के तौर पर जानी जाती थी, पर अब धीरे धीरे कंपनी जो है एपीआई सीडीएमओ के स्पेस में जा रही है और वहां पर पे हमें लगता है कि अच्छी ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। साथ ही साथ फर्मिनो का जो कॉन्ट्रैक्ट था वहां पर पे हमने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स होते हुए देखे हैं, तो वो भी एक अच्छी खासी ग्रोथ ट्रिगर बना रहा है। और HFC 32 जो गैस है उसके भी प्राइसेस में हमें लगता है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है और जिसके वजह से अर्निंग ग्रोथ बहुत ही बढ़िया नवीन फ्लोरिन के अंदर में देखने को नजर आएगी। तो हम ये समझते हैं कि जो अभी एबिटा मार्जिन 27-28% के आसपास जा रही है, ये इवेंचुअली 30% प्लस तक एबिटा मार्जिन होती हुई नजर आएगी। तो एक जबरदस्त मार्जिन एक्सपेंशन यहाँ पर पे देखने को नजर आ सकता है, जिसके चलते नवीन फ्लोरिन हमारी टॉप पिक रहेगी।
टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया पोल फ्लैग का फॉर्मेशन बना चुका है और अब मेरा मानना है 5750 5800 पे बहुत अच्छा बेस है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 6800 तक की पोटेंशियल अपसाइड नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके नवीन फ्लोरिन के स्टॉक में आप देख सकते हैं अपसाइड। कल भी आई थिंक हमने स्टॉक डिस्कस किया था, 52 वीक हाई पे ये स्टॉक, और एक वीक मार्केट में भी केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली है। नवीन फ्लोरिन यहाँ पर अच्छे मोमेंटम। मीनवाइल एक बार वोडाफोन आइडिया वापस लेकर आइए, और अब देखिए वोडाफोन आइडिया जो है ये मेरे ख्याल से अब इसका एक फ्रेश 52 वीक हाई होगा 11.07, जो आज का हाई है इसका 11.08 था 14 नवंबर को। अब ये 11 के ऊपर टिक रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका मतलब जो एफपीओ इन्वेस्टर थे उनमें से भी जिनको बेचना था, शायद वो मोर और लेस वो सप्लाई जो है अब यहाँ पर ख़त्म हो रही है। कुछ ना कुछ तो सेंस बन रही है यहाँ पर। और वैसे भी इस महीने रिलीफ आना ही है, आपको याद ही होगा। इस वजह से शायद वो 7 साढ़े 7 के करीब हमने बार बार बात कर रहे हैं कि अपना नेगेटिव व्यू ख़त्म किया था, और वहाँ पे एक व्यू ये लिया गया था कि अब यहाँ पर एक शायद एक आपको हो सकता है एक पॉसिबली एक ट्रेड मिल जाए। लेकिन एक और थीम जो आज अच्छी कर रही है वो है मिड कैप आईटी, और उसमें ख़ास तौर से केपीआईटी टेक, ये अच्छा कर रहा है, यहाँ पर भी नज़र रखें। और साथ ही ईएमएस स्पेस में डिक्सन और केन्स दोनों में अच्छी रैली आई। आशीष, इन स्टॉक्स पर क्या व्यू होगा आपका, डिक्सन और केन्स? देखिए इसमें अनुज हम जो पोजीशनिंग हमें लगता है कि एक तो डिक्सन में तो स्ट्रक्चरली बिजनेस का है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, तो डिक्सन हमें क्लियरली एक अच्छा विनर लगता है और ये डिप मुझे लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है थोड़े मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से। जहां तक के ईएमएस प्ले है वहां पर हमें लगता है सिरमा बेटर प्लेस्ड है, क्योंकि जिस तरह से डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर पे अलग अलग सेगमेंट का है उसको देखते हुए हमें लगता है कि ये जो प्राइस करेक्शन अभी आया ये अच्छी अपॉर्चुनिटी सिरमा के अंदर भी क्रिएट कर रहा है। ओवरऑल ईएमएस में हमें लगता है कि ग्रोथ अच्छी है, 35 से 40% की ग्रोथ देखने को नजर आएगी, और डिक्सन और सिरमा ये दो स्टॉक रहेंगे जो हमें हमारी पसंद रहेगी इस पूरे स्पेस के अंदर में। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, पैनल में मानस को भी जोड़ लेते हैं। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मदरसन में एक फ्रेश ब्रेकआउट है, बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं, तो आई थिंक यहाँ से भी करीब 7-8 रुपए का आपको मदरसन दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 118 रुपए के स्टॉप लॉस से कम 125 रुपए के टारगेट के लिए, तो ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में 120 वाला कॉल ऑप्शन जो 3 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 2 रुपए के नीचे और टारगेट सेट करेंगे 5 रुपए के आसपास का। ऑटोज और ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी बाइंग तो संवर्धना मदरसन आपके रडार पर होना चाहिए। मानस जी को पसंद आ रहा है, खरीदारी की राय इनकी तरफ से 3% अप डेज हाई पर। चलिए आपको एमफी डेटा से अब रूबरू कराते हैं, और एमफी के नवंबर के जो आंकड़े आए हैं उसमें ये एक तरफ जहां एसआईपी में थोड़ा स्लिप है, तो वहीं इक्विटी फंड्स में अगर आप देखें तो जोरदार निवेश हुआ है। पूरी डिटेल एक बार फिर से समझते हैं यतिन जी से। यतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए एमफी का डेटा क्या कह रहा है? गुड आफ्टरनून श्रेया। और एक मामूली सा स्लिप या ब्लिप जैसे आपको कहना कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो एसआईपी के इन्फ्लोज अभी भी स्टेबल हैं। देखिए मार्केट पिछले 6-12 महीने से चैलेंजिंग है, उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ अगर आप देखें तो एसआईपी का इन्फ्लो अभी भी लगभग 29,440 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो पिछले मंथ के मुकाबले केवल 80 करोड़ का डिप है। अगर हम ओवरऑल लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ इन्फ्लो बढ़ा है। इनफैक्ट इक्विटी इन्फ्लो कुल मिला के बढ़ते हुए आपको लगभग 30,000 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ नजर पड़ रहा है, तो मंथ ऑन मंथ इंप्रूवमेंट है। और कुल एयूएम भी अगर हम देखें म्यूचुअल फंड्स का वो 80 लाख करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो गोल्ड ईटीएफ में इन्फ्लो स्लो डाउन हुए हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके से रैली देखी थी आपने पिछले 3-4 महीनों में, वहाँ एक्सेलरेशन हुआ था, लेकिन नवंबर के महीने में खरीदारी कुछ खास हुई नहीं है। आपके स्क्रीन पर बार चार्ट लेके आते हैं जहां आपको एसआईपी निवेश की एक आइडिया आएगी कि किस तरीके से 29,000 करोड़ के ऊपर ही हम लोग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जा रहे हैं। और अगर हम बात करें सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर, तो सारे महीनों में हमने अच्छे खासे एसआईपी इन्फ्लोज देखे हैं। इक्विटी फंड्स में भी अगर आप देखें तो निवेश बढ़ा ही हुआ है, 24,600 करोड़ के मुकाबले अब ये नंबर लगभग 30,000 करोड़ के आसपास जाता हुआ नजर पड़ रहा है। लार्ज कैप फंड्स में भी मंथ ऑन मंथ सुधार है, और अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ भी महीने दर महीने बेसिस पे 500-700 करोड़ का इंक्रीमेंटली फ्लो बढ़ा है, तो कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हाँ एसआईपी का नंबर में एक हल्का सा स्लो डाउन है मंथ ऑन मंथ,
लेकिन क्लियरली निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजारों पे और म्यूचुअल फंड्स पे बना हुआ है। जी हाँ, तो वो ट्रेंड देखिए मोटे तौर पे हल्का सा ब्लिप है, लेकिन हाँ ट्रेंड मोटे तौर पे उस इन्वेस्टमेंट साइकिल का भी कायम है। आशीष चतुर्मोता जी, आपकी राय क्या रहेगी? आई मीन ठीक है, आई मीन कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स बंद होते हैं, लेकिन मोर और लेस दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ इन्वेस्टमेंट वो अभी भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बनी हुई है। आपका कैपिटल मार्केट थीम में ही एएमसी स्टॉक्स पे व्यू क्या है? आई मीन एचडीएफसी एएमसी अभी करेक्ट हुआ था कुछ दिनों पहले टुवर्ड्स 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। झुकाव आपका एएमसीज पे है क्या? कोई पीएमएस में आपके इंक्लूड किया है आप लोगों ने एएमसी स्टॉक? देखिए, हम काफ़ी पॉजिटिव है इस पूरी स्ट्रक्चरली कैपिटल मार्केट की थीम पे और पर्टिकुलरली एएमसी कंपनीज पे, क्योंकि अगर से आप देखेंगे साइज ऑफ जो एएमसी बिजनेस है वो क्लोज टू 75 लाख करोड़ है। और अगर से हम ये देखते हैं इंडिया का जो पेनिट्रेशन लेवल है वो अभी भी काफ़ी नीचे लेवल पे एज कम्पेयर टू काफ़ी इसके जो इमर्जिंग पीयर्स है या डेवलप्ड मार्केट के कंपेरिजन में भी हम देखें। और जब हम ये कहते हैं कि ये जो नंबर है 75 लाख करोड़ के, ये इवेंचुअली कहीं ना कहीं आने वाले समय में एस्टिमेट से बताते हैं कि ये 200 लाख करोड़ का की पूरी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी एएमसी कंपनीज की। और आप देखेंगे कि जिस तरह से एक अच्छा परफॉर्मेंस भी, आप अगर से म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो इस बाजार में जो वोलेटिलिटी रही उसको बहुत ही अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी फंड्स के परफॉर्मेंस में देखने को नजर आया। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा आउटफ्लो, जबकि बाजार ने इस साल कोई बहुत बड़े रिटर्न, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न भी जनरेट किए हैं, पर उसके बावजूद भी बहुत बड़े आउटफ्लो नहीं देखने को नजर आ रहे। तो क्लियरली मुझे लगता है कि खराब साइकिल को मार्केट ने देखा और उसको एब्जॉर्ब किया है, और जिसका नेक्स्ट राउंड में बड़ा बेनिफिट आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में देखने को नजर आएगा। एचडीएफसी एएमसी की भी बात करूं तो एग्जैक्टली अराउंड 200-डे मूविंग एवरेज जो कि 2500 के आसपास था, वहां से स्टॉक ने रिवर्सल भी ले लिया, तो एक अच्छा सपोर्ट यहां बना है। और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि स्टॉक वापस 3200-3300 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ हमें नजर आता है। ओके, मीनवाइल हमने अभी आइडिया स्पॉट किया था, बताया था आपको कि 11 के ऊपर टिक रहा है, और देखिए एकदम से बहुत शार्प मूव आया उसके बाद, और अब 11 रुपये 16 पैसे, और अब ये 52 वीक हाई है, और अब फाइनली 11 के ऊपर ये स्टॉक सेटल हो रहा है। ये एफपीओ इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खबर है। कहीं ना कहीं मार्केट अब बिलीव कर रहा है कि 11 के ऊपर अब जगह है वापस स्टॉक में, और अगर 11 के ऊपर आप टिक गए श्रेया यहाँ पर, तो 11 से 12 के बीच में इतनी सारी सप्लाई ऑब्जॉर्व करके अगर सब कुछ हो गया, और अगर एक बार रिलीफ आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, बड़ा रिलीफ आ गया, तो फिर ये स्टॉक वापस मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए 13-14 की तरफ जा सकता है। देखिए क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको एक टाइमिंग कई बार मैटर करती है इन स्टॉक्स में, इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने 17 पे जब नेगेटिव व्यू लिया था, तब पूरा व्यू ये रहा था कि आप भारतीय में रहें, वोडाफोन आइडिया को अवॉइड करें, और लगातार ये व्यू रखा हमने, 6 तक गया था, पूरा 6 तक गया, 6 तक वो व्यू रखा। उसके बाद 6 से जब वो उसमें रिकवरी आनी शुरू हुई, जब 7 साढ़े 7 पर पहुंचा, उसके बाद जब लगने लगा कि अब रिलीफ मिलने वाला है वोडाफोन आइडिया को, वहाँ से फिर वो हमने अपना नेगेटिव व्यू खत्म किया था वहाँ पर, और तब से थोड़ा सा एक पॉजिटिव व्यू लिया था। और मैं तो खास तौर से, क्योंकि आजकल ये जितनी भी इंपॉर्टेंट वाली जो कोर्ट हियरिंग्स होती हैं, उनको मैं खुद सुनता हूँ पर्सनली, आजकल सुन सकते हैं आप, तो मैं सुना था, तो उसमें मुझे देखकर उस दिन में मुझे लग रहा था कि अब यहाँ पर एक अच्छा खासा रिलीफ आएगा। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए अब जो इन्वेस्टर्स वोडाफोन में बने हुए थे अभी तक? देखिए, आपने अगर आप 17 पे अगर फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको वेट आपको लंबी करनी पड़ेगी। अगर आपने 7-8 पे लिया है, जो मतलब बहुत कम लोग ले पाए होंगे, इन दैट केस तो आप आराम से बने रहें, और उसमें फिर देखें कहाँ तक जाएगा। अगर आप एफपीओ इन्वेस्टर है ना, उनके लिए धर्म संकट है। उनके लिए धर्म संकट क्यों है कि आपने 11 पे लिया था, आपने एक बार 17 पे जाते हुए देखा, 17 पे आप बेच नहीं पाए, जबकि 17 पे आपको बेचना चाहिए था, लेकिन फिर वो 17 वाला आपने 6 रुपये देख लिया। अब आप 6 पे भी नहीं बेचे, अब आप क्या करें? अब आपके अपना प्राइस लेकर निकल जाएं, या फिर अब आप वेट करें, है ना, फिर 17 का वेट करें। तो मेरे ख्याल से अभी बने रहें इसमें, अभी बने रहें, क्योंकि इसने जो एक तरह से कहते हैं ना वर्स्ट, वो झेल लिया है। अब ये वर्स्ट झेल लिया, और अब एक और चीज़ है, अब यहाँ पर उठकर ये नहीं होगा कि एकदम सुप्रीम कोर्ट उठ के बोल देगा कि नहीं हम रिलीफ नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है यहाँ पर कि अब सरकार जो है, क्योंकि अब ये पीएसयू कंपनी बन चुकी है मोर और लेस, अब सरकार डिसाइड करे इसमें क्या करना है। और एक और चीज़ है इसमें, पहले बहुत लोगों को लगता था कि अगर सरकार वोडाफोन को रिलीफ देगी तो बाकियों को भी देना पड़ेगा, वो भी क्लियर हो चुका है मामला कि नहीं, जो रिलीफ है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वी के लिए है। अगर भारतीय को रिलीफ चाहिए तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे। तो उस हिसाब से आई थिंक मेरी एक सेंस ये बन रही है कि बहुत दिनों के बाद शायद आपके अच्छे दिन वापस लौटें,
थोड़ा समय और दें अब इसे। अब ये स्टॉक में सबसे बुरा वक्त गुजर चुका है मेरे ख्याल से। बिल्कुल, एक बार चार्ट चेक भी ले लें वोडाफोन आइडिया पर। चार्टिकली बताइए राजेश सातपुते जी, आप अब क्या कन्विक्शन बन रहा है, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? माफ कीजिएगा मानस जी, आप बताइए चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? तो देखिए मेरे ख्याल से 3 मंथ पहले सितंबर के मंथ में जब अनुज जी ने भी यहाँ पर रिवर्स ये बोला था कि जो मंदी है वो खत्म हुई थी, वहीं पर चार्ट पे भी रिवर्सल था। उसके बाद हमने 9 रुपए का लेवल ब्रेक होते हुए दिखा। उसके नेक्स्ट मंथ वो क्लियर कट कंफर्मेशन था। उसके टारगेट 11 रुपए के आते थे जो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, जो कि 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है पूरे क्रैक का। लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक तैयार है 50% या तो 61.80% रिट्रेसमेंट के लिए भी। तो 12 रुपए 65 पैसे 50% रिट्रेसमेंट लेवल है, 14 रुपीज 20 पैसा 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो वो टारगेट आप सेट करके चल सकते हो, और जब तक अब 9 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, मेरे ख्याल से हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए आएगी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार की नज़र में आज सीडीएमओ कंपनियां हैं। सीडीएमओ कंपनियों पर मैक्वायरी ने एक रिपोर्ट निकाली है। आसान भाषा में जो फार्मा से रिलेटेड कंपनियां हैं उन पर आशीष से समझते हैं क्या कहा गया रिपोर्ट में। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। दरअसल अगर आप देखें तो यूएस में जो बायो सिक्योर एक्ट है ये पारित हो गया है, पास हो गया, और ये यूएस हाउस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के अंतर्गत है। अब मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि यूएस जो सीडीएमओ सोर्स करता था पहले चाइना के माध्यम से, चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है ग्लोबली, अब वहाँ से रिलायंस कम हो जाएगा, वहाँ से सोर्सिंग बंद हो जाएगी, तो जो दूसरे देश है इनके लिए बड़ा अवसर देखने को मिल सकता है। अब दरअसल ये जो पास हुआ है एक्ट, इसके बाद ये सेनेट के पास जाएगा, और रिपोर्ट्स ये भी बता रही है, मैक्वायरी की रिपोर्ट में भी लिखा है कि इस साल तक ये एक्ट अब कानून के अंतर्गत बन जाएगा। तो जो यूएस की बड़ी दवा बनाने वाली कंपनीज है वो अपनी फैसिलिटीज़ फिर मूव करेंगी, सोर्सेज मूव करेंगी चाइना के जगह। अब आपको मौके देखने को मिलेंगे इंडिया में, यूरोप में और साउथ कोरिया में। लेकिन इन तीनों मार्केट्स में देखें तो सबसे ज़्यादा प्राइस कंपिटिटिव और सबसे बेहतर जो है वो इंडियन मार्केट्स में है। और दरअसल अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में जो सीडीएमओ प्लेयर्स हैं इनके पास ऑलरेडी यूएस एफडीए अप्रूव्ड फैसिलिटीज़ हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, और इसी के चलते माना जा रहा है कि ये सेंटिमेंटली बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। तो जितनी भी सीडीएमओ कंपनीज हैं यहाँ पर फोकस रखेगा। आज हालांकि कोई बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, लेकिन स्टॉक्स में एक बार आपको बता देता हूँ, लॉरस लैब है, सिंजिन है, पिरामिल फार्मा और न्यूलैंड लैब जैसे जो स्टॉक्स हैं इन्हें रडार पर रखें। सीडीएमओ शेयर में अगर आप देखें तो आज तेजी, और देखिए लॉरस तो खैर इस स्पेस में अगर आप देखें तो एक अलग ही कहानी रही है। सिंजन नहीं, फार्मा अगर आप देखें तो कुछ स्टेबल रहा था, लेकिन लॉरस द लीडर। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से लॉरस जो है ना वो अलग ही ट्रजेक्टरी में जा रहा है। आशीष चतुर्वेदी जी, मेरे ख्याल से सीडीएमओ स्पेस में आपने भी काफ़ी टिप्पणी करी है, और बट द क्लियर कट विनर इज लॉरस। आपका टेक लॉरस पे, या फिर थोड़ा ड्रिफ्ट होकर आप दूसरे स्टॉक्स की तरफ भी आए हैं सीडीएमओ स्पेस में? नहीं, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से पूरी अपॉर्चुनिटी पूरे सीडीएमओ स्पेस के लिए बनती हुई नजर आ रही है, और ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यूएस बायोसिक्योर एक्ट के आने के बाद एक क्लियर ट्रेजेक्ट्री बन जाएगी, जहां पर पे हमारी जो कंपनीज थी जो अभी तक के बेसिकली एक निश सेगमेंट में कहीं ना कहीं उतना प्रेजेंट नहीं थी, अब वहां पर निश सेगमेंट में या इनोवेटर के साथ एक शुरुआती दौर से काम करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, और जिसके चलते लॉन्जिटिविटी ऑफ अर्निंग ग्रोथ क्लियरली प्रिडिक्ट की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया कदम है, और बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि आपने लॉरस की तो बात की, लॉरस का सीडीएमओ शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो वो एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने नवीन फ्लोरिन की बात की, जो कि सीडीएमओ स्पेस में रेस्पिरेटरी सेगमेंट और दूसरे कुछ सेगमेंट्स के अंदर में काफी एक्टिवली काम कर रहा है, और ग्लोबली भी टॉप 20 जो ग्लोबल फार्मा प्लेयर्स है उनके साथ काम कर रहा था, और अभी कुछ समय में 3 कंपनीज ने उनके ऑडिट भी किए, तो ये एक बहुत अच्छे साइंस है नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनी के लिए। डिवीज लैब के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, और साथ ही साथ हमारा मानना है कि कुछ और कंपनीज जैसे कि साई लाइफ जैसी एक मिड एंड स्मॉल कंपनी कैप की कंपनी है, वहां पर भी काफी निश सेगमेंट पे वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये पूरा एक बास्केट ऑफ सीडीएमओ अपॉर्चुनिटीज जो है वो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। ओके, मीनवाइल एक बार निफ्टी लेकर आइए आप जरा। एक बार फिर हम कोशिश कर रहे हैं दिन के हाई के लेवल को क्रॉस करने की। अब देखते हैं ये क्रॉस होगा या नहीं, लेकिन मोमेंटम एक बार फिर से आ रहा है मार्केट में, और मोमेंटम ठीक ठाक है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं ज़रा, कहाँ से ये रैली आ रही है। और पिछले कुछ मिनटों में अगर आप देखें तो खास तौर से फार्मा में अच्छे मूव्स आए, लेकिन एचडीएफसी बैंक, एक बार एचडीएफसी बैंक का इंट्राडे रखिएगा,
क्योंकि HDFC बैंक ने पार्टिसिपेट करना शुरू करा है और वो डे हाई पर आया, उसका एक सहारा मिला। चलिए कैश कॉल्स लेते हैं, गाबा सर से, सौमिल से और सचिदानंद उत्तेकर से। गाबा सर, कैश कॉल आपका। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या रहेगा। गुड आफ्टरनून टू यू। मेरे से ध्यान देना चाहिए जुबिलेंट फार्मा पर। जुबिलेंट फार्मा का सेटअप 3 दिन से तो अच्छा है, ट्रेड कर रहा है 1093, स्टॉप लगाएंगे करीब 1083 का, 10 रुपए का स्टॉप। मेरे ख्याल से 1120 तक जाना चाहिए जुबिलेंट फार्मा। जुबिलेंट फार्मा ये हो गई गाबा सर के पे कैश कॉल में। सुमिल जी, आपकी कैश कॉल क्या होगी? मेरी कॉल होगी रैमको सीमेंट पर। रैमको सीमेंट में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है एग्जैक्टली अबाउट द 200 डेली मूविंग एवरेज। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। बहुत समय से ये एक ब्रॉड रेंज में है। मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम फॉर अ ब्रेकआउट। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 998 और टारगेट ऊपर में होगा 1100। ओके, रैमको सीमेंट। सचिन जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? विलू जी, यहाँ पर डिलीवरी में मुझे लग रहा है अच्छा सपोर्ट बन रहा है इसके 50 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। एंड कहीं जाकर 30 मिनट्स चार्ट्स पे एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट हाल फिलहाल में ही नजर आया था। एक अच्छे पुल बैक के बाद वापस ट्रेंड यहाँ पर उभर रही है ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पर डिलीवरी में मुझे लग रहा है थोड़ी सी पोजिशनिंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस आप 402 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 425 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 440 का। खरीदारी करनी है डिलीवरी में। ओके, मीनवाइल आइडिया 1122 पर आ गया है अब। और देखिए अगेन देखिए स्टॉक की बात थोड़ी इसलिए भी हो रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेडेड स्टॉक है, रोज ही रहता है। 84 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है शेयर से हैं, तो थोड़ा सा एक तरीके से सॉर्ट ऑफ रिलीफ भी है कि जो लोग फंसे हैं कम से कम उनका पैसा वापस आ रहा है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया फंसी हुई है उसमें और उनका पैसा वापस आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो अपने को भी खुशी होती है कि हाँ चलिए ठीक है, उनका पैसा वापस आ रहा है। और देखिए इन स्टॉक्स में ना टाइमिंग मैटर करती है, चाहे जो मर्जी कोई कुछ कहे, लेकिन जिसने 7 पे लिया, जिसने 17 पे लिया, वो अभी भी खून के आंसू रो रहा है, लेकिन जिसने 7 पे लिया वो तो उसकी तो ऐश है इस समय। जो F&O वाला स्टॉक इस तरीके से मूव्स दिखा रहा है। खैर एनीवे, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और स्टॉक रेडार पर आ रहा है, एक बार इंडियन होटल्स का इंट्राडे चार्ट लेकर आइएगा जरा। इंडियन होटल्स, मानस जी इंडियन होटल्स देखिए जरा। अब पीक सीजन शुरू हो रहा है ट्रैवल का, क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? देखिए बहुत बार पिछले करीब 5 दिनों में करीब 4 बार अटेम्प्ट किया स्टॉक ने अपने 22 मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए, उसके ऊपर सस्टेन करने के लिए, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। मेरा समझना है कि अभी भी वेट करना चाहिए। अगर 740 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले तो ही यहाँ पर खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। बट अगर आपने लॉन्ग पोजीशन पिछले 3-4 दिनों में बना ली है तो आप होल्ड कर सकते हैं, चांस ले सकते हैं 714 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये हो गया इंडियन होटल्स पर एक व्यू। अच्छा परफॉर्म करता हुआ भी स्टॉक। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैनल में। प्रशांत जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए पहले तो इस वक्त का ट्रेड क्या होगा आपका? जी श्रेया, गुड आफ्टरनून। अनंत जी, गुड आफ्टरनून तो पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो यहाँ पे टेक महिंद्रा का सेटअप मुझे काफी अच्छा लग रहा है। करीबन 1560-65 के बीच स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 1540, 1540 मुझे लग रहा है 1610, 1615, 1610, 1615 ये लेवल्स नजर आ सकते हैं। ये आपका ट्रेड 1563 पे टेक महिंद्रा आप पिक कर रहे हैं। अच्छा, मैं अनुज ने जो स्पॉट किया था इंडियन होटल्स, उसी को देख रहा था मैं, उसी पूरी सीक्वेंस को देख रहा था। इंडियन होटल्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव है। और ये आशीष चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। थोड़ा सा आपने मेरे ख्याल से अच्छा अभी उनसे संपर्क नहीं हुआ, छोड़िए इस प्रश्न को छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्होंने एक समय अपनी पीएमएस में ITC होटल्स रखा था, फिर मेरे ख्याल से उन्होंने लेमन ट्री लिया। मैं वही अपना प्रश्न जो था वो मिड कैप्स तक लेके आ रहा था। खैर छोड़ते हैं इस बात को। कोटेक का जिक्र जो मैं कर रहा था 2 बजे के आसपास, आप जरा एक बार कोटेक को लेके आइए। ऑलमोस्ट ये गया कहाँ तक? 2210 तक। सचिन जी एक कोटेक पे अपना व्यू रखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंप्रेस हूँ इसके आज के बिहेवियर से, 2200 के कॉल राइटर्स को ट्रैप करने के इसके बिहेवियर से। आपका टेक क्या है? आई मीन अगर ये 2200 या फिर एटलीस्ट 2190 के ऊपर एक क्लोज हो दे स्पॉट में, तो प्रिपेयर करेगा कि अपने आप को अपसाइड के लिए? आपका टेक इस पर? विल जी, इनफैक्ट सुबह से हम इस पे एक पॉजिटिव बायस लेके ही चल रहे हैं। इनफैक्ट इंडिकेटिव टारगेट हमने 2260 के आसपास का नोट किया है।
जिस तरीके से इसका बिहेवियर अनफोल्ड हुआ है वो सरप्राइजिंग नहीं है। इनफैक्ट कहीं जाकर डेटा में क्लियरली वो एविडेंस आ रही थी 2100 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबल पुट राइटिंग एक्शन नजर आई थी पिछले कुछ दिनों में। एंड कल के सत्र में भी जो एक इम्पैक्ट आया था क्लोजिंग बेसिस पे, इसने अपने 220 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी डिफेंड कर लिया था। तो आई थिंक आज की मूव एक क्लासिक शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग पोजीशंस बिल्टअप पे है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से एडीएक्स की प्लेसमेंट है, जल्दी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम और इंटेंसिफाई होगा। तो यहाँ पर अगर डिक्लाइन आते भी है तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। जो की सपोर्ट जोन है वो लगभग अराउंड 2160 2170 के आसपास प्लेस्ड है। स्टॉप लॉस आप 2160 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करते रहे 2240 से लेके 2260 के टारगेट के लिए। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, अब रोहन के पास चलते हैं। रोहन बताएंगे हमें कि इंडिगो को कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ये खबर उनके लिए खास है जो उन 3 दिनों में फंस गए थे इंडिगो की फ़्लाइट्स में। सबसे ज़्यादा जब दिक्कत थी दिसंबर 3, दिसंबर 4 और दिसंबर 5। इन 3 दिन अगर आप फंसे थे तो आपको 10,000 रुपये का वाउचर मिलेगा ऑन टॉप ऑफ जो ऑलरेडी एक कैंसिलेशन का रिफंड, जो 5 से 10,000 रुपये का रिफंड की जो बात हो रही है। रोहन गुड आफ्टरनून, समझाइए ज़रा। जी गुड आफ्टरनून। और बहुत समय से ये सवाल हो रहे थे कि रिफंड्स का क्या होगा, कैंसिलेशन का क्या होगा, उसके स्टेटस लोग पूछ रहे थे। तो इंडिगो की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है, क्लैरिटी दी गई है कि जो लोग खासतौर पे जो सबसे ज्यादा सीवियर टाइम था, जहां सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था 3, 4 और 5, वहां अगर आप एयरपोर्ट पे फंसे रह गए थे, आपको लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, तो आपके लिए इंडिगो ने कहा है कि वो 10,000 का एडिशनल ट्रैवल वाउचर वो देंगे, जो कि अगले 12 महीने में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप उसे रिडीम कर सकते हैं। ये एडिशनल होगा क्योंकि गवर्नमेंट का जो मैंडेटेड जो नियम है उसके मुताबिक अगर आपके पास 24 घंटे फ्लाइट टाइम है, उससे पहले इस बीच अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल होती है तो आपको ऑलरेडी 5 से 10,000 के बीच का जो है रिफंड मिलना है। उसके अलावा 10,000 का जो है ट्रैवल वाउचर इंडिगो देगी। तो ये उन्होंने एक घोषणा की है। तो ऐसे बहुत सारे लाखों लोग होंगे जिनको इसका फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ इंडिगो ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डिटेल उनके पास नहीं है, पूरी डिटेल नहीं है, तो उनसे उन्हें कहा है कि उनके कस्टमर केयर को फोन मेल किया जाए, अपनी डिटेल दी जाए, ताकि उन्हें जो कंपनसेशन है, जो रिफंड है वो भेजा जा सके। और तीसरी चीज उन्होंने कही है, बहुत सारे लोग जो कि ऑनलाइन पोर्टल्स के थ्रू जिन्होंने बुक कराया है उनमें थोड़ा सा अभी हो सकता है लेट हो गया, मैक्सिमम जो रिफंड का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पोर्टल्स के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, बाकी जगहों से जो बुक कराया है उसमें 3 से कुछ दिन और लग सकते हैं, 2-4 दिन लग सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस में है, वो पूरी प्रक्रिया जो है पूरी हो जाएगी। एक और अपडेट देना चाहूंगा कि अभी जब हम बात कर रहे हैं इंडिगो के जो सीईओ हैं पीटर एल्बर्स, वो ऑलरेडी डीजीसीए पहुंच चुके हैं। 3 बजे उनकी मुलाकात होनी है। 4 सदस्यीय एक पैनल है जो कि पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उनसे बहुत सारी डिटेल्स मांगी गई है, आगे का जो पूरा रोड मैप है वो मांगा गया है। तो ये पहली पेशी है डीजीसीए पैनल के सामने इंडिगो सीईओ की, जो कि थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। ओके चलिए एक काम करते हैं, अब मैं आपको एक देता हूँ एक बेसिक अरिथमेटिक। ये बेसिक अरिथमेटिक है, कल सुबह ब्रोकरेजेस इसी अरिथमेटिक को एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। कुल मिलाकर इंडिगो की 2200 फ्लाइट्स पर डे, 2200 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है इंडिगो पर डे ऑन अ पर डे बेसिस, जिसमें क्या बात हुई कि 5%, पहले बात हो रही थी कि 5%, फिर बात हो रही थी कि 10% फ्लाइटें जाएंगी। 2200 फ्लाइट्स पर डे इंडिगो ऑपरेट करती है। 3 दिसंबर को 2200 में से 1000 फ्लाइटें कैंसिल हुई। 4 दिसंबर को 2200 में से 1000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, और 5 दिसंबर जो इनके लिए वर्स्ट था उस दिन 1500 फ्लाइटें कैंसिल हुई। तो कितनी फ्लाइटें कैंसिल हुई? 3,500 फ्लाइटें कैंसिल हुई। इंडिगो के प्लेन में रफली 30x6 180 सीट्स होती हैं। लोड फैक्टर के हिसाब से देखें तो आप मान के चलें कि करीब 150, मुंबई दिल्ली तो खैर भरा ही रहता है, जगह अगर ना हो, मतलब अगर रेगुलेशंस अलाउ करें तो खड़े करके भी लेते हैं लोगों को लेकिन मतलब तो रफली आप मान के चलें कि हर जो फ्लाइट कैंसिल हुई उसमें 150 लोगों को इनको रिफंड देना होगा। तो 3500 इंटू 150 कितना हो जाएगा? 5,25,000, मतलब मोटा मोटी 5,25,000 इंटू 10,000, जो आएगा करीब करीब 525 करोड़ पर। अब ये मामला है यहाँ पर ये कि ये 525 करोड़ पर ही मामला रुकेगा, क्योंकि अगर 525 करोड़ रुपए का ही मामला है तो इंडिगो का क्वार्टरली प्रॉफिट 2,500 करोड़ का है, ईयरली प्रॉफिट 10,000 करोड़ का है। इन दैट केस इट्स अ रैप ऑन द नकल,
एक होता है ना कि बस एक ऐसे करके छोड़ दिया आपको। 525 करोड़ क्या है इंडिगो के लिए? जो कंपनी साल का 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कमा सकती है उसके लिए 500 करोड़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, वो भी एक वन टाइम में। इशू यहाँ पे ये है कि क्या ये यहीं पर रुकेगा मामला? देखिए कल भी हमने एक बात की थी कि इंडिगो में मोर और लेस जो बड़ी वाली शॉर्ट ट्रेड है वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे शॉर्ट मत करिएगा। आज सुबह इनफैक्ट अगर आपने शॉर्ट किया होता तो आज तो फंस गए होते, आप रिकवरी आ गई इसमें अब मामला सारा का सारा ये आएगा कि क्या आप यहाँ से और पेनल्टी लगेगी कि नहीं लगेगी इंडिगो पर, क्योंकि देखिए अब कोर्ट भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। और ऑब्वियसली ये तब हुआ जब रशियन प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो देश की इमेज भी खराब हुई है। मतलब एक तरफ आप इतने बड़े लीडर आए हुए और वहाँ पर एयरपोर्ट पे बस स्टेशन जैसा हाल हो रखा था बुरा तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर और पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी, आई थिंक ये डिसाइड करना है। अगर मामला यहीं रुक गया श्रेया, कि वार्निंग दे दी जाए और कह दिया जाए कि इतना कॉम्पनसेट कर दीजिए, 525 करोड़ रुपये लग गए, अगर मामला यहीं रुक गया तो बन गया इंडिगो में बॉटम। लेकिन अगर इसके बाद और पेनल्टी लगी जाएगी, इनसे और रूट लिए जाएंगे, अगर किसी और एयरलाइन को खड़ा किया जाएगा इनके अगेंस्ट, अगर वो होगा तो अभी भी यहाँ पर सीरियस वाली डी रेटिंग बाकी है। खैर लेट्स वेट एंड वॉच। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शो में मेरे ख्याल से धमाकेदार ऑप्शंस का समय आ चुका है, तो धमाकेदार ऑप्शन लेना शुरू करते हैं। सौमिल, प्रशांत और सचिन हैं हमारे साथ। सौमिल बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। मेरा धमाकेदार ऑप्शन होगा टेक महिंद्रा पर। टेक महिंद्रा एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, एक अच्छा सपोर्ट लिया है 20 डेली मूविंग एवरेज पर, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो ऑप्शन है अराउंड 32-33 के आसपास चल रहा है फॉर द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1560। 30 दिसंबर का ही एक्सपायरी लिया है मैंने। जो अभी ऑप्शन चल रहा है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगाएं 24 पर, और इसका मुझे टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा 50, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक्सपायरी में ये और भी ऊपर जा सकता है, ये ऑप्शन डबल हो सकता है। ओके, टेक महिंद्रा की 1560 की कॉल। आज टेक महिंद्रा में अच्छी स्ट्रेंथ है। प्रशांत जी आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी वीर जी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे बीएससी में मुझे काफी अच्छा रुझान नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है इसकी जो 2700 की कॉल है 2700 करीबन 90 के आसपास ट्रेड करिए, 8950 के आसपास। मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 64 पे। जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से वो होगा करीबन 145 से लेके 155, 155, 145। बीसी का 2700 का कॉल लेना है आपको और पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी बाइंग। सचिन जी धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपके पिक? श्रेया, यहाँ पर एलएनटी एक मेक और ब्रेक जोन पे है। 4000 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्लस्टर है। डेटा के लिहाज से वो क्लस्टर मुझे लग रहा है ब्रेक हो जाएगा ऑन द लोअर साइड, तो इसीलिए 4000 का जो पुट ऑप्शन है वो खरीदारी करने की सलाह होगी। 45 के आसपास फिलहाल ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाना चाहिए, लगभग अराउंड 38 के आसपास, बिकॉज काफी क्लोज एक्शन है। ऑन द हायर साइड अगर ये ब्रेकडाउन एस्टैब्लिश हो जाता है तो एक अच्छा स्पॉट बन सकता है इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शन में। लगभग अराउंड 73-74 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं, तो खरीदारी करने की सलाह होगी एलएनटी के 4000 के पुट ऑप्शन में। स्टॉप लॉस आप 38 पे लगाए एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 74 के आसपास रिव्यू करें। ओके, एलएनटी का आपको 4000 का पुट लेना है, तो टेक महिंद्रा और बीएससी के जहां कॉल्स सुझाए गए हैं वहीं सचिन जी ने एलएनटी पर पुट की कॉल रखी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पाइप कंपनियों का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पर आज जोरदार एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल पाइप कंपनियों पर सिटी की एक रिपोर्ट आई है जिसके बाद कहीं खुशी तो कहीं मायूसी चाहिए। ऐसा क्यों है, क्या डिटेल है, ये समझ लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं। बिल्कुल, दो कंपनीज हैं सिटी की नज़र में, एक तो एस्ट्रल है और सुप्रीम इंडस्ट्रीज है। दोनों में सेम तरीके की ग्रोथ है लेकिन व्यू एकदम अलग है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। सबसे पहले टारगेट प्राइस और कवरेज की जो शुरुआत की गई है उसकी रेटिंग आपके सामने रख देता हूं। अब एस्ट्रल ये स्टॉक इन्हें पसंद आता है, खरीदारी के राय के साथ या 1800 रुपये का टारगेट दे रहे। वहीं सिमिलर बिजनेस, सिमिलर ग्रोथ, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर कवरेज की शुरुआत की बिकवाली के राय के साथ और 2950 रुपये का टारगेट दिया है। अब दरअसल अगर आप देखें तो बता रहे कि पाइप कंपनीज के लिए लगातार सिर्फ और सिर्फ गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 25% के आसपास एस्ट्रल घटा है, 34% जो है एक साल में सुप्रीम इंडस्ट्रीज में गिरावट देखने को मिली, और निफ्टी में देखें तो एक साल में तकरीबन 5% के गेंस बने हैं। तो अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा है। अभी ये मान रहे कि ये एक्शन लाइकली रिवर्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ये थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ग्रोथ दोनों कंपनीज में सिमिलर रहेगी। 14% CAGR जो है ये यहाँ पर फोरकास्ट किया जा रहा है, लेकिन
इन दोनों कंपनीज में एस्ट्रल को पसंद करने की मेन वजह ये है कि एस्ट्रल जो है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जो इन्होंने किया है और बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है, इसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दरअसल आप देखें तो इनका जो नॉन पाइप बिजनेस है, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रल की, ये भी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। अब नॉन पाइप बिजनेस सुप्रीम के पास भी है, लेकिन वहीं अगर आप देखें तो एबिटा में जो कंट्रीब्यूशन एस्ट्रल के आता है ये सिग्निफिकेंट है, और साथ में वैल्यूएशन के लिहाज से एस्ट्रल अच्छा कमांड करता है, लेकिन ग्रोथ बढ़िया। अब एस्ट्रल में देखें तो 35 टाइम्स ईवी एबिटा FY27 पर चल रहा है, वहीं सुप्रीम 20 टाइम्स पर चल रहा है। लेकिन जो इंटीग्रेशन का बेनिफिट है, इसी के चलते एस्ट्रल पाइप्स में सिटी को ये स्टॉक पसंद आता है। एस्ट्रल और सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अच्छा, आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष के इस आई थिंक कंटेंट पे थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं पाइप स्टॉक्स पे ही। हालांकि याद रखिएगा एस्ट्रल की प्राइस परफॉर्मेंस बीते लगभग 1.5 साल में बहुत ख़राब रही है, बहुत ही ख़राब रही है। बट आशीष चतुर्मोदा जी, आपकी ये राय? आई मीन पाइप सेगमेंट में वी हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस, आई मीन पार्ट्स ऑफ डेरिवेटिव्स और कैश के भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, प्रिंस पाइप्स भी है। आपका टेक, आपकी पीएमएस में क्या है इस वक्त पाइप स्पेस में आशीष? जी, तो हम इस समय पे इस स्पेस से थोड़ा सा दूरी बनाए हुए, क्योंकि जो जिस तरह की ग्रोथ हमें देखी वो हमें लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग थी और वैल्यूएशन बहुत ही एग्रेसिव थे, तो जिसकी वजह से हमने देखा है कि स्टॉक्स में एक अच्छे खासे करेक्शन भी हमें देखने को मिले। और इससे सिर्फ एस्ट्रल की बात नहीं है, आप देखेंगे बहुत ही क्वालिटी कंपनी है APL अपोलो, वहां पर भी हमने देखा है कि स्टील ट्यूब्स के अंदर में डिस्पाइट हैविंग अ सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, बट स्टॉक के परफॉर्मेंस में अभी कहीं ना कहीं वो तेजी नहीं देखने को मिली। तो इस पूरे स्पेस को हम प्ले कर रहे थे पॉलीकैप के थ्रू, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं मार्केट शेयर गेन ये कंपनी कर रहा था। करीब करीब अब करीब 20 से 24% का मार्केट शेयर पॉलीकैप पूरे वायर्स एंड केबल सेगमेंट में बना रहा है, और मार्जिन में भी हमने देखा है अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आया। तो हमें लगता है कि अभी भी चाहे रियल स्टेट की रिकवरी हो, केपेक्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सभी को ध्यान में रखते हुए पॉलीकैप हमारी एक प्रेफर्ड बेट रहेगी इस पूरी थीम को प्रॉक्सी तौर पे प्ले करने के लिए। ओके, चलिए 4 का चौका बताते हैं अब आपको सीक्वेंस। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे प्रशांत सावंत जी से, फिर चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए सोमिल मेहता जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए गाबा सर के पास चलेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोदा के पास। प्रशांत जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो अनुज जी, यहाँ ग्रासिम मुझे काफी अच्छा लग रहा है, और इसकी जो 2800 की कॉल है, 2800 स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शन, ये करीबन 47 पे चल रही है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा करीबन 32 के आसपास, 32, और जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो होगा 70 से लेकर 75, 70-75। ओके, सस्ता ऑप्शन के लिए प्रशांत जी की पिक आ गई है। ग्रासिम और सीमेंट स्पेस में अच्छी खासी बाइंग नजर आ रही है आज के सत्र में। FNO सुपरस्टार के लिए सोमिल जी, आपने क्या चुना है? मैंने चुना है टाइटन। टाइटन कुछ समय से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था, और यहाँ पर 40 डेली मूविंग एवरेज पे वापस से सपोर्ट लेके एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है इन द लास्ट 3 ट्रेनिंग सेशंस। अब यहाँ पर जो सपोर्ट लिया है आज के दिन में 40 डेली मूविंग एवरेज, वो एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 3750, थोड़ा सा नीचे, और टारगेट रहेगा 4200 पर। ओके, टाइटन 38-46 सुबह कोलैप्स था, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत रिवर्सल टाइटन में आया। अब चलते हैं प्रकाश का सर के लिए, चार्ट के चमत्कार के लिए। और प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू, मैंने स्टॉक चुना है HDFC AMC। लेकिन ये कल तक के लिए स्टॉक है, कल तक चल सकता है। स्टॉक अब ट्रेड करें 2659, स्टॉप लगाएंगे 2640 का, करीब 19 रुपए का है। तो कल तक पॉसिबल है 2700 देखने को मिल सकता है HDFC AMC। HDFC AMC, ये हो गई गाबा सर की पिक। मिड कैप फंडा के लिए आशीष के पास चलते हैं। आशीष, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो अनुज, जैसे हमने कल चर्चा की कि मेटल्स स्पेस में काफी तेजी है, और वहां में 2 ऐसी कमोडिटीज है जिनमें स्ट्रक्चरली बड़ी तेजी नजर आती है। पहली है ऑब्वियसली सिल्वर, जिसने ऑलरेडी एक बड़ा मूव किया है, और दूसरा है कॉपर। कॉपर को प्ले करने के लिए हिंदुस्तान कॉपर हमें काफी पसंद है, बट सिल्वर को प्ले करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है लिस्टेड स्पेस में, वो है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक में अभी भी करंट लेवल्स पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5.5% की डिविडेंड यील्ड इस समय हमें देखने को नजर आ रही है, और कंपनी जो अपनी
कैपेसिटी है जिंक की उसको बढ़ा रहा है 1.2 MTPA से ऑलमोस्ट 2 MTPA की कैपेसिटी, रिफाइन कैपेसिटी जो उसको बना रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड में लोएस्ट लेवल पे जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो हिंदुस्तान जिंक का है, ऑलमोस्ट $1000 पर टन का है, जबकि ग्लोबली जो एवरेजेस हैं वो $1400 के आसपास है। तो एक बहुत ही 30 से 35% लोअर कॉस्ट पे हिंदुस्तान जिंक प्रोड्यूस कर रहा है। और साथ ही साथ सिल्वर एक बाय प्रोडक्शन के तौर पर आता है और वहां पर भी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो इस सबको देखते हुए मुझे लगता है कि जो आपने कल भी चर्चा की थी और अब एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म चार्ट में एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्ले हो सकता है। ₹500 पे मीडियम टर्म सपोर्ट है और ये सपोर्ट होल्ड करता है तो 580 से 600 तक की पोटेंशियल अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। ईवी एबिटा के टर्म पे भी हमें लगता है कि 13 से 14 टाइम्स का कंसोलिडेटेड ईवी एबिटा इस बिजनेस को दिया जा सकता है। तो उसको देखते हुए एक अच्छी री रेटिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, हिंद जिंक हो गई मिड कैप फंडा में आशीष चतुर्मोता जी की पिक। अब 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, ये आया प्रशांत जी की तरफ से और आपको लेनी है ग्रासिम की 2800 की कॉल। 75 तक के टारगेट है, 32 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी कह रहे हैं आप टाइटन में खरीदारी कर सकते हैं, टाइटन के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। 4200 के टारगेट है, 3750 का स्टॉप लॉस लगाएं। गावस्कर को HDFC AMC बहुत अच्छा लग रहा है, खरीदारी की राय है और पूरे स्पेस में अच्छी बाइंग। तो 2700 के टारगेट, 2640 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंडा के लिए अभी हिंद जिंक सुझाया गया है, यहाँ पे खरीदारी की राय 600 तक के टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको 500 का मेंटेन करना है। एक बार सीमेंट स्पेस रखिएगा स्क्रीन पर। और जिस तरीके से यहाँ पे तेजी बनती आई है, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, ग्रासिम का जिक्र हुआ, रैमको सीमेंट भी आज ही के पिक में सुझाया गया सोमिल जी की तरफ से। काउंटर देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का प्रशांत जी, यहाँ पर क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? तो यहाँ पे श्रेया एक क्लियर सेल ऑन रैली का पैटर्न बरकरार था काफी वक्त से और लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे। तो फर्स्ट बाउंस को मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे थोड़ा वेट करूंगा। करंट प्राइस अगर देखें तो ऑलमोस्ट 11,450 के इर्द गिर्द ट्रेड करिए। मुझे लग रहा है ये एक बार 11,650 700 के जोन के ऊपर क्लोज हो तब ये स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है। तब तक के लिए मैं यहाँ पे वेट करना चाहूंगा। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। इसके बाद हमारे साथ इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के CIO आदित्य खेमका जुड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और मार्केट वॉलेटाइल है लेकिन आज लार्जली पूरा दिन हमने ग्रीन में ही बिताया। इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के CIO आदित्य खेमका हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य जी, गुड आफ्टरनून। क्या भी बन रहा है इस समय मार्केट पर? काफ़ी वॉलेटिलिटी रही है खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। एज अ फंड मैनेजर अभी आप क्या व्यू ले रहे हैं? तो अनुज जी, अभी हमारा व्यू सिंपल है। हमें लगता है कि जो कंपनीज में अर्निंग ग्रोथ का चैलेंज है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज कैप्स में अर्निंग ग्रोथ का चैलेंज दिख रहा है हम लोगों को, तो उन कंपनीज में अभी हमें लग रहा है कि यहाँ से डबल डिजिट रिटर्न्स बनाना मुश्किल है। तो हमारे राय में हमें वो कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ कम से कम डबल डिजिट हो एंड वैल्यूएशंस रीजनेबल हो, आउट ऑफ वैक ना हो। तो ये लार्ज कैप में आदित्य जी आपको कहीं भी स्कोप नहीं लग रहा है कि ये आपको लगता है कि जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ ऑटो कि जिस प्रकार की ग्रोथ प्रोजेक्टेड है फॉर फुल फिस्कल और जिस प्रकार का प्राइस टच ऑलरेडी आ चुका है, स्पेस नहीं है मतलब लार्ज कैप में कहीं पर भी आपके अनुमान में? नहीं, सिलेक्ट स्टॉक्स है। फॉर इंस्टेंस ऑटोज तो हमें नहीं लगता कि बहुत अच्छा करेंगे यहाँ से, सिंपली बिकॉज ऑटोज का लास्ट के 2-3 महीने का जो डेटा आया है वो GST कट के कारण शायद थोड़ा सा इन्फ्लेटेड डेटा है। बट एक बार देखते हैं कि दिसंबर क्वार्टर के बाद नंबर्स कैसे आते हैं, जनवरी फरवरी मार्च में नंबर्स कैसे आते हैं, वॉल्यूम नंबर्स। क्योंकि हमारी राय में शायद ये जो आपको नियर टर्म में वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है ये GST के कट से ड्रिवन थी और ये पेंटअप डिमांड था, जो डिमांड अब सिस्टम से शायद निकल गया है। एंड इसलिए हो सकता है कि जनवरी फरवरी मार्च में हमें वॉल्यूम ग्रोथ कम या नेग्लिजिबल देखने मिले एंड उससे फिर वापस इन स्टॉक्स पे प्रेशर आ सकता है। बट लार्ज कैप्स में जहां हमारा व्यू थोड़ा कंस्ट्रक्टिव है वो है लार्ज NBFCs, PSU बैंक्स की तरफ। हमें लगता है कि लेंडिंग बिजनेस में एसेट क्वालिटी ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से एसेट क्वालिटी शुड इम्प्रूव। एंड अगर एसेट क्वालिटी इंप्रूव होती है प्लस लेंडिंग ग्रोथ आता है तो वहां पे PSU बैंक्स एंड लार्ज NBFCs आर अ गुड प्ले। ओके, PSU बैंक्स और लार्ज NBFCs लार्ज कैप स्पेस में अच्छी लग रही है। आदित्य खेमका जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अगर आप इस 2025 की बात करें तो कैपिटल मार्केट थीम ने अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं जिस स्पेस से आप आते हैं, और आज भी देखिए ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
इस स्पेस को लेकर आपका व्यू क्या है? सी कैपिटल मार्केट्स के जो स्टॉक्स होते हैं ये मोस्टली मार्केट वॉल्यूम से इम्पैक्ट होते हैं। तो आज का जो एनवायरनमेंट है हमारा, वी आर सिटिंग इन एनवायरनमेंट जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही सरप्लस है एंड एवरेज निवेशक के पास या एवरेज इन्वेस्टर के पास आज के डेट में इक्विटी को छोड़ के बहुत ही कम विकल्प रह गए जहाँ पे उनके अच्छे रिटर्न्स बन रहे हों एंड हेंस वो इन्वेस्टर्स कैपिटल मार्केट या इक्विटी में बार बार अपना सेविंग्स और अपना इंक्रीमेंटल सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा एंड इसलिए कैपिटल मार्केट्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन हम बहुत वैल्यू कॉन्शियस हैं एज इन्वेस्टर्स, तो जो बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं उनमें हम बेसिकली बहुत इन्वेस्ट नहीं करते। हम इन्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक्स में जहाँ पे हमें वैल्यूएशन और अर्निंग ग्रोथ दोनों का एक बैलेंस मिले। ओके, हाँ, वो दिखा इक्विटी इनफ्लोज में जो एमफी का डेटा आया आदित्य जी आज, इक्विटी इनफ्लोज जो है वो महीने दर महीने अगर आप देखें तो 21% बढ़ी है। सही किया आपने बात, लेकिन पीएसयू बैंक्स का आपने जिक्र किया, एनबीएफसीज और कैपिटल मार्केट स्पेस में अगर हमने जिक्र कर लिया, लार्ज कैप की बात कही आपने, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स की बात करूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें भी निवेशकों ने दर्द झेला है। ब्रॉडर मार्केट्स पर क्या व्यू बन रहा है आपका मिड कैप और स्मॉल कैप्स को लेकर? तो मेजोरिटी ऑफ द मिड कैप शेयर हमारे हिसाब से ओवर वैल्यूड हैं बिकॉज मिड कैप फंड्स में इनफ्लोज बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली हाई रहे हैं इन द पास्ट एंड उसके कारण मिड कैप्स की वैल्यूएशंस को बहुत पुश कर दिया गया है एंड एट दो स्ट्रेच वैल्यूएशंस वहां से डबल डिजिट रिटर्न बनाना, अनलेस कंपनी बहुत ही अच्छी हो और कंपनी बहुत फास्ट पेस पे ग्रो करे, तो ऑब्वियसली पूरा मिड कैप स्पेस को मैं एक शब्द में, एक सेंटेंस में नहीं समराइज करूंगा, बट मेजोरिटी मिड कैप स्टॉक्स में आई थिंक यहाँ से पैसा बनाना मुश्किल है। हाँ, वहाँ पे थोड़े बहुत कंपनीज है जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ काफी रैपिड है, जैसे ईएमएस कंपनीज हो गई या जैसे मिड कैप आईटी हो गया, वहाँ पे अर्निंग ग्रोथ इज वेरी डिसेंट एंड वहाँ पे हो सकता है कि पैसा यहाँ से भी बन जाए, डबल डिजिट रिटर्न बन जाए, बट बाई एंड लार्ज मिड कैप स्पेस महंगा चल रहा है। स्मॉल कैप स्पेस में, क्योंकि हमारे यहाँ स्मॉल कैप का डेफिनेशन ऐसा है, 5,500 स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप में, तो कोई भी एक सेंटेंस में या कोई भी एक व्यू दे के कोई उसका सेंस नहीं बनेगा। बट हमारे इंक्रेड एएमसी में हम क्या करते हैं, विद इन द स्मॉल कैप स्पेस ओनली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें जिनका वैल्यूएशन अच्छा और अर्निंग ग्रोथ डबल डिजिट या 20% के आसपास हो। वैसे आज के डेट में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। ऑब्वियसली सम ऑफ दी स्टॉक्स पास्ट के 2-3 महीने में इन स्टॉक्स में काफी डिक्लाइन आया है, बट दैट इज अ साइकिल, वैल्यूएशन साइकिल इन द मार्केट एंड दिट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये हर साल होता है कि ये स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स एक टाइम पे थोड़ा बहुत गिरते हैं फिर वापस रिकवर हो जाते हैं एज लॉन्ग एज देयर इज अर्निंग सपोर्ट। तो आई थिंक ये वही साइकिल प्ले आउट हो रहा है एंड दिस इज अ गुड टाइम टू पुट मनी टू वर्क। अच्छा आदित्य जी, ये कैलेंडर वर्ष 2025 कमोडिटीज़ के नाम रहा, गोल्ड सिल्वर आप देखिए, इवन इंडस्ट्रियल मेटल्स अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। अच्छा, ये सभी के पोर्टफोलियो की एक संरचना ऐसी होती है जिसमें वो सर्टेन पोर्शन, आई मीन 5-7-8% कमोडिटीज़ को रखते हैं। अभी CY26 में जाते जाते कमोडिटीज़ में आपको क्या रीजनेबल लग रहा है टू पुट इन योर पोर्टफोलियो? सो हम लोग ऐसा हाउस वीरेंद्र, हम लोग कमोडिटी स्टॉक्स नहीं खरीदते हैं। हाँ, हम लोग क्या करते हैं कि हम उसके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। तो एज अ हाउस वी डोंट इन्वेस्ट इन एनी कमोडिटी नेम्स एंड वी विल नॉट इन्वेस्ट। बट फॉर इंस्टेंस मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगे तो केपेक्स कॉस्ट ऊपर जाएगा, अगर केपेक्स कॉस्ट ऊपर जाएगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जाएगा, अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट ऊपर जाएगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा और ये कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे प्रेशर भी आएगा। अभी ये जो कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे प्रेशर आएगा तो ऐसे एनवायरनमेंट में 2026 का आउटलुक दे रहा हूं मैं आपको, तो 2026 में हमारे हिसाब से कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा। नाउ अगर कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे प्रेशर होने वाला है तो आपका पैसा ऐसे स्टॉक्स में जाना चाहिए जहां पे उन कंपनीज में, उनके बिजनेस में ये एबिलिटी है कि वो ये मार्जिन्स के प्रेशर को अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर सके। तो हमारी नजर में वैसी कंपनीज जैसे फॉर इंस्टेंस FMCG है या हेल्थ केयर है या NBFCs हो गए या बैंक्स हो गए, इन कंपनीज में ये एबिलिटी होती है कि वो अपना हायर कॉस्ट अपने कंज्यूमर को पास ऑन कर देते हैं बिकॉज इनके पास वो प्राइसिंग पावर है। तो हम वैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे इन्फ्लेशन होने के बावजूद रिटर्न्स अच्छे आते हैं बिकॉज वो अपना प्राइसिंग प्रेशर, रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन अपने इन्वेस्टर को पास ऑन कर पाते हैं। ओके, आदित्य जी, हमने आईटी की अभी तक बात नहीं की, एक बड़ा सेक्टर और इसमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिले। AI को लेकर काफ़ी सवाल उठे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लग रहा है, और जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़े वो कह रहे कि AI अब अच्छा साबित होगा आईटी के लिए।
क्या अब आईटी एक समतल जमीन ढूंढ रहा है और ये स्पेस में अब क्या हालात सुधरने के संकेत दिख रहे हैं आदित्य जी आपको? सो आईटी में भी देखिए कुछ कंपनीज है, जैसे हमारे पास आईटी में कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन, अरीना। अभी वो कंपनी एआई सॉल्यूशंस पे काम कर रही है, वो अपने कस्टमर्स को एआई सॉल्यूशंस ऑफर करती हैं और वो सॉल्यूशंस ऑफर करने के कारण ये अपने आप में एआई पे एक प्ले है। हमारे पास एक और भी 2-3 कंपनियां हैं हमारे पास जो हमें लगता है कि एआई विद इन आईटी यूनिवर्स वो एआई पे कहीं ना कहीं एंसिलरी इंडस्ट्री एआई का वो प्ले कर रही हैं। बट अगर आप लार्जर आईटी कंपनीज की बात करें, इन्फोसिस, टीसीएस टाइप की कंपनीज, तो हमारे गणित के हिसाब से शायद ये कंपनीज ने एआई बस को मिस कर दिया है। बट इनके पास बैलेंस शीट है, तो कल को ये हो सकता है कि ये कंपनीज अपनी बैलेंस शीट यूज करके कोई एआई सेंट्रिक कंपनी को खरीद ले या एआई का कोई प्ले बना ले बाय यूजिंग द बैलेंस शीट, बाय एक्वायरिंग अदर एआई कंपनीज। सो एज ऑफ नाउ हम लोग बड़ी आईटी कंपनीज पे नहीं इंटरेस्टेड है, सिंपली बिकॉज उन पे कोई एआई प्ले नहीं है। एंड जो आईटी सर्विसेज की इंडस्ट्री है वो बाय एंड लार्ज कमोडिटाइज हो चुकी है, उसमें ज्यादा कंसिस्टेंट ग्रोथ, ज्यादा मार्जिन बचा नहीं है। तो हम लोग देख ही सकते हैं कि लास्ट के 10 साल का टीसीएस का टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ दोनों 9% रहा है, विच वन कैन आर्ग्यू इज लोअर देन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया ओवर द लास्ट 10 years। तो हमें लगता है कि ये स्पेस काफी कमोडिटाइज हो गया है एंड हेंस हम लोग अभी उन कंपनीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पे एआई का प्ले हो, एंड इवन इफ इट इज अ एंसिलरी प्ले। चलिए आदित्य जी, बहुत चलिए आपसे आज ये बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपकी प्रेफर्ड स्पेस और सेक्टर्स पर अपने राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इंडेक्स लेके आते हैं, इट्स 25902 और हम कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन के सबसे बेहतरीन क्लोज, इनफैक्ट पिछले 4 दिन का सबसे बेहतरीन क्लोज, इनफैक्ट इस हफ्ते का सबसे बेहतरीन क्लोज इन टर्म्स ऑफ प्राइस स्ट्रेच। अनुज, आज हमने 20 डेमा से अच्छी नज़दीकी बना ली और 50 डेमा से एक अच्छी दूरी। कैसा रहा ये क्लोज और कल के लिए व्यू इस प्राइस पे? क्या अभी भी डे पर्सपेक्टिव से काम करें या कोई पोजिशनल व्यू बनाया अनुज? नहीं, बिल्कुल वीरो, देखिए टेम्पटेशन बहुत होगी आपकी आज पोजीशन कैरी करने के लिए, और हो सकता है कुछ लोग करें भी और हो सकता है कल गैप अप भी मिल जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन देखिए यूएस फ्यूचर्स काफ़ी नीचे हैं, उसके बावजूद मार्केट अगर तेज़ी के साथ जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट या तो ये होप लेके चल रहा है कि रिकवरी आ जाएगी यूएस में, या फिर अगर नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ ट्रेड डील से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव खबर आ जाएगी, ऐसा मार्केट मान के चल रहा है। मेरा ये मानना है कि अभी आप न्यूट्रल रहें, एक दिन और देखें इस मार्केट को। देखिए जब मार्केट गिर रहा था तब भी यही व्यू था 25,700 से 25,950 की एक बेसिक रेंज है निफ्टी की। आज आपने दोनों टेस्ट कर दिए, 25,700 भी टेस्ट हुआ, 25,950 भी टेस्ट हुआ, और इवेंचुअली मार्केट में जब अभी तक वो क्लैरिटी नहीं आई है, अभी भी मैं कहूँगा कि पोजीशन लेकर जाने वाला मार्केट नहीं है ये। हाँ, लेकिन आज का दिन अच्छा है। आज जैसे अगर 2-3 दिन और मिल जाएं जिसमें निफ्टी इस तरीके से रहे, डे लो भले ही टेस्ट करे, लेकिन मतलब भले ही लोअर एंड टेस्ट करे लेकिन क्लोज डे हाई के करीब हो, और एडवांस डिक्लाइन अच्छा हो जैसा कि आज रहा एडवांस डिक्लाइन, ऐसे अगर 2-3 दिन और मिल जाएं तो बेसिकली तब मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा फिर आपका भरोसा लौटेगा। लेकिन अभी के लिए डे पर्सपेक्टिव रखना होगा। डे पर्सपेक्टिव से मार्केट आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं दे रहा है, काफ़ी शानदार ट्रेड दे रहा है, उन्हीं पर फोकस करिए बेसिकली। पिछले फ्राइडे को हम ऑल टाइम हाई के करीब थे और कल आते आते हम 25,750 पर आ गए। तो 2 दिन तक निफ्टी ने हायर हाई और हायर लो बनाया, फिर 2 दिन हमने लोअर हाई बनाया, और कल फिर एक हायर हाई और हायर लो बना निफ्टी। आज मार्केट के लिए मेक और ब्रेक डे हो सकता है। मेरा मानना यह है कि या तो हम 25,700 के नीचे बंद हो जाएं, और क्लोजिंग बेसिस पर ये इंपॉर्टेंट है लेवल्स, या तो हम 25,950 के ऊपर बंद हो जाएं। दो में से एक चीज़ हो जाए तो मार्केट जिस तरफ भी उस तरीके की क्लोज देगा वहां से आपको 300 से 400 पॉइंट मिलेंगे। आज आप अपनी नज़र ना 2 सेक्टर्स पर रखिए। सबसे पहला है मेटल्स, और उसमें खास तौर से गोल्ड एंड सिल्वर। दूसरा सेक्टर जहां पर आप आज फोकस कर सकते हैं वीरू, वो होगा आईटी। अगर आप देखें लार्ज कैप आईटी शेयर, सारे के सारे लार्ज कैप आईटी शेयर जो हैं वो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास हैं। टाटा स्टील को मैं ग्रीन ले रहा हूं क्योंकि फेड के रेट कट से मुझे लग रहा है कि मेटल्स चल सकते हैं। एक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई है, वो ये कह रही है कि इंडिया स्टील में इतना दम नहीं है लेकिन यूरोप में काफ़ी दम है, और यूरोप में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर वाली कंपनी टाटा स्टील है। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं। सबसे पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। और आज दो स्टॉक्स जो हैं फोकस में, उनमें सबसे पहले है वोल्टास। काउंटर लगभग अपने डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है और डीलर्स की अगर आप माने तो 1360 से लेके 1370 तक के टारगेट्स उनको लगते हैं काउंटर में पॉसिबल है। और अगर हम बात करें दिसंबर फ्यूचर्स की तो स्पॉट से डिस्काउंट पे हैं, तो डीलर्स को लगता है कि 2 से 3% का मूव यहाँ आ सकता है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बाइंग के चलते। और कैनरा बैंक ये भी एक काउंटर है पीएसयू बैंकिंग में से, जो डीलर्स को लगता है एक बाउंस दे सकता है 148 150 तक। ओपन इंटरेस्ट 3% बढ़ा है और यहाँ भी फ्रेश बाइंग आज आपको देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक और वोल्टास ये बीटीएसटी डीलर्स की तरफ से। शुक्रिया यतिन जी। और वोल्टास 1770 तक के टारगेट्स भी सिटी ने सुझाए हैं, तो ये दो काउंटर्स आपके रडार पर होना चाहिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स शुरुआत करते हैं। गाबा सर बताइए क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? वेल मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड होना चाहिए। 598 के आसपास ट्रेड करता है जुबिलेंट फूड। स्टॉप लगाएं करीब 594 का, ₹4 का स्टॉप है। टारगेट मेरे ख्याल से 610 पॉसिबल है जुबिलेंट फूड में। जुबिलेंट फूड, ये हो गई गाबा सर की पिक। मानस जी आपकी कल की ट्रेड? देखिए 361 के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने एक ही दिन में 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन किया। 361 की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस आपको 1124 का लगा के रखना है और टारगेट 1170 के सेट करना है। ओके 1170 का आप टारगेट लेके चल रहे हैं यहाँ पे। सचिन जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? अच्छा माफ कीजिए, रचना जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी मेरी तरफ से टाटा टेक रहेगा। कल के लिए हम लॉन्ग पोजीशन लेके जाएंगे टाटा टेक के फ्यूचर्स में। 658 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। 654 पे इस पे एसएल होना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से कल का दिन अगर पॉजिटिव रहेगा तो इसके साथ साथ ये काउंटर हमें कल के दिन में 665 एंड 670 के नंबर्स दिखा सकता है। टाटा टेक कैरी करेंगी रचना जी। प्रशांत जी आप बताइए। श्रेया, यहाँ पे मुझे एसबीआई में एक बहुत कंटिन्यूअस 5 डेज से इनसाइड रेंज ट्रेडिंग नजर आ रहा है। टिपिकली ऐसे पैटर्न के बाद एक अच्छा अपमूव आता है और कंसिडरिंग द हायर टाइम फ्रेम मैं ये अपवर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करीबन 963 963 964 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस होगा 954 954। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीबन 975 980 975 980 तक के लेवल्स। ओके अमित जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल की ट्रेड के लिए? जी अनु जी, मैं सन फार्मा के साथ जाऊंगा। यहाँ पे कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ था 2-3 दिनों का या 2-4 दिनों का। यहाँ पे एक पुल बैक आया, 20 डेमा पे हॉल्ट किया और आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हम 20 डेमा सपोर्ट से देख रहे हैं। तो इसे बाय करें। 1790 1790 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 1850 के। ओके सन फार्मा 1808 पे डे हाई पे क्लोज होता हुआ। सौमिल आपका ट्रेड कल के लिए? मेरा ट्रेड भी फार्मा साइड से ही होगा। डॉक्टर रेड्डी में मुझे लगता है कि एक नई रैली ऊपर में शुरू हो सकती है। सपोर्ट 200 डेली मूविंग एवरेज पे लिया है और आज बहुत अच्छा मोमेंटम है। सारे मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाय सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है, फ्रेश बाय सिग्नल। यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे 1260 का, छोटा सा स्टॉप लॉस है और टारगेट रहेगा 1300 का। लेकिन ये एक बहुत ही छोटा टारगेट है। मुझे लगता है यहाँ से मीडियम टर्म की रैली भी शुरू हो सकती है। ओके मीडियम टर्म की रैली भी शुरू हो सकती है यहाँ पर। अब चलते हैं बीरू के पास और जानते हैं आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही। बीरू बताइए। अच्छी थी अनुज ब्रेथ और आइडिया अब टॉप गेनर इन डेरिवेटिव्स 5.5% ऊपर 1133 एंड इट्स हाईएस्ट क्लोज फॉर आइडिया पोस्ट सितंबर 2024। तो लॉन्ग की लिस्ट जो है आज सराबोर है 120 लॉन्ग 64 में शॉर्ट कवरिंग। यानी आप कह सकते हैं कि लगभग 2/3 मार्केट जो था एडवांस की तरफ था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा। 120 लॉन्ग में सबसे ऊपर आइए देखते हैं कौन सा था। मेरे ख्याल से जिस दिन टॉप गेनर आइडिया होता है उस दिन जो टेलीकॉम होता है वो टॉप वाई गेनर होता है। एज नाउ इट सीम्स लग रहा है कि वो आज शॉर्ट कवरिंग का बड़ा कैंडिडेट होगा। डिक्सन, केन्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ग्रीन, 361 आज ये बास्केट सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कैरी करके ले गई। इंटरेस्टिंग, डिक्सन में एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से लॉन्ग्स बने। केन्स का भी केस ये रहा। बाकी अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में याद रखिएगा टर्बुलेंस बहुत है बट हाई ट्रैजेक्टरीज पे। लेके आइए अगली स्लाइड शॉर्ट कवरिंग की। लॉन्ग बिल्डअप के बाद शॉर्ट कवरिंग एंजल वन, केफिन टेक, वोडाफोन आई है 5% ऊपर और BSC, नोवामेड वेल्थ, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवर था। कल दरअसल कैपिटल मार्केट थीम में काफ़ी शॉर्टिंग हुई थी तो आज कन्वर्ट हो गई शॉर्ट कवरिंग में। बाकी शॉर्ट सुप्रीम इंडस्ट्रीज, सबसे बुरा स्ट्रक्चर इस वक्त बाजार में सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला कैपिटल, IOC, ICICI प्रू, चोला, इन सभी काउंटर्स पे आज सुबह स्ट्रॉन्ग था लेकिन टुवर्ड्स क्लोज ये आज थोड़ा सा कमजोर बास्केट। अनुज
ओके चलिए, अच्छा एक बार लिंडे इंडिया देखते हैं। आज सुबह में थोड़ा सरप्राइज था कि फ्लैट खुल रहा था स्टॉक, क्योंकि न्यूज़ तो बड़ी थी, लेकिन खैर अच्छा ही हुआ। एक तरीके से लोगों को मौका मिल गया। अब डे हाई पर बंद हो रहा है, करीब करीब 0.25% ये स्टॉक। इसके अलावा निफ्टी की क्लोज जो है ठीक ठाक है। डिक्सन का चार्ट लेकर आइए एक बार जरा। डे हाई पर बंद हो रहा है, और एक बार वोडाफोन आइडिया वापस रिविजिट करते हैं। 5.5% अब ऊपर हो गया, 11.28 रुपये पर अब वोडाफोन आइडिया। शानदार मूव। लेकिन एक बात करते हैं HSBC की रिपोर्ट पर। ब्रोकरेज को इंडियन मार्केट में अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है। कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर फोकस है, श्रेया से जान रहे थे। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल, देखिए 2025 काफ़ी निराशाजनक रहा निवेशकों के लिए, लेकिन HSBC ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2026 काफ़ी अच्छा रह सकता है। इसलिए इंडियन इक्विटी को एक बार फिर से देखना चाहिए। उसके पीछे के कारण उन्होंने सुझाए कि अर्निंग्स में रिकवरी आ रही है और फंड पोजीशनिंग भी अब अगर आप देखें तो हल्की है। साथ ही वैल्यूएशंस भी अब नॉर्मल हो रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट की, तो यहाँ पर नजरें रहेंगी। पसंदीदा सेक्टर्स अगर बात करें तो HSBC के रडार पर है फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, एनर्जी और टेलीकॉम। ये स्पेसेस उनको अच्छे लग रहे हैं, और HSBC ने कुछ स्टॉक्स भी बताए जहां पर उनको दमखम नजर आता है। उनमें शुमार है कल्याण ज्वेलर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ICICI लॉम्बार्ड। और अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो इनको पसंद आ रहा है इन्फोसिस, फिनिक्स मिल्स और मैरिको। यहाँ पे अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन कम पसंद सेक्टर्स भी उन्होंने बताए जहां पर थोड़ी नजरें बनी रहेंगी और दूरी बनाने की सलाह है। इनमें है हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स और अडानी पोर्ट्स। तो इन कुछ काउंटर से दूरी आपको बनानी है 2026 में। लेकिन 2000 26 की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो HSBC कह रहे 10% रहेगा, और फाइनेंशियल 27 में 16%। इनफैक्ट लार्ज कैप से 14% की ग्रोथ दिखेगी। अर्निंग्स डाउनग्रेड्स अब खत्म हो रहे हैं, HSBC कह के चल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। और अब जो हाल के रिजल्ट्स आए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आए। वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, और ऐसे ही लग रहा है कि अब 2026 अच्छा हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। तो फिलहाल कुछ काउंटर्स और सेक्टर्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। ओके, शुक्रिया श्रेया। तो ये इस समय आपके लिए कुछ काउंटर्स इन पर आप चाहें तो नज़र बना के रख सकते हैं। मार्केट की क्लोज ठीक ठाक हो रही है। कैपिटल मार्केट इंडेक्स और BSE इन पर खास नज़र रहेगी। अमित जी, BSE का चार्ट देखिए, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है ये स्टॉक, लेकिन अब वापस डे हाई पर आज। क्या व्यू स्टॉक पर? जी डेफिनेटली अनुज जी, ये चार्ट 50 डेमा से एक रिवर्सल दिखा रहा है आज के सत्र में। थोड़ा सा वॉलेटाइल जैसे कि आपने कहा है, लेकिन सपोर्ट एरिया है, 50 डेमा सपोर्ट है, तो यहाँ पे एक बाय जरूर बनता है। स्टॉप लॉस लेकिन हम टाइट रखेंगे 2675 का, और इस बाउंस के लिए 2750 तक के लिए प्ले करेंगे। ओके, BSE 5% अप, डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। शानदार रैली इस पूरे स्पेस में। अभी डीलर्स चेक में हमने जाना कि वोल्टास आप एज ए BTST कैरी कर सकते हैं, पर वोल्टास का चार्ट रखेगा 1% अप है, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इसने आज दिखाई। साथ ही ब्लू स्टार भी रखिएगा, ये भी 1% अप आज के सेशन में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाले स्पेसेस में अगर आप देखें तो ये कुछ काउंटर्स चले हैं। और सिटी के रडार पर भी था वोल्टास, 1700 से ज़्यादा के टारगेट्स आए हैं, 37% का अपसाइड नज़र आता है। आप बताएंगे सोमिल जी, वोल्टास 1352 के लेवल पर कैसा लग रहा है आपको? वोल्टास में अभी तक डाउन ट्रेंड है। 200 डेली मूविंग एवरेज 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इन द वेरी शॉर्ट टर्म बाउंस आया है, लेकिन वी शुड वेट फॉर अ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। सो 1380 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है, क्लोज होता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रैली हो सकती है। पॉजिटिव साइड पे इसे देखना चाहिए। 1470 पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 1530 पर होगा। ओके, वोल्टास 1352 पर। अच्छा सौमिल, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं यहाँ पर। एक स्पेस जो कि लगभग 3 सीरीज से, मेरे ख्याल से 3 क्या है, इनफैक्ट CY25 के सेकेंड हाफ में काफ़ी हद तक अनवाइंडिंग मोड में रहा। दैट्स आई मीन हेल्थ केयर स्पेस। लुक एट मैक्स हेल्थ केयर, आप अपोलो को देखिए, वो सारा का सारा एग्रेशन जो था वो अपोलो हॉस्पिटल का भी ख़राब हो गया। मैक्स बिलो 200 डेमा, अपोलो बिलो 200 डेमा, और उसके बाद जरा मैं फोर्टिस लेके आऊँ जिसने डेरिवेटिव्स में आने के बाद एक बहुत बड़ा मूव दिया था, अच्छा मूव दिया, इज़ एट 200 डेमा। इसमें से सबसे अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ नजर आ रही है? ये सीरियसली अगर आप देखें, बड़े अनवाइंडिंग झेल रहे हैं 3 महीने से। ठीक क्या है आपका इस पर?
सी फोर्टिस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा मूव दिखाया है। जाइडस लाइफ में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है बहुत बड़ा। ये सब में ब्रेकआउट्स अभी तक आए नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट कैंडिडेट अगर मैं चूज करूँ तो मैक्स हेल्थ ही रहेगा, क्योंकि मैक्स हेल्थ में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा मुझे लगता है यहाँ से फिर से ऊपर की रैली देखने मिलेगी। ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही। 200 डेली मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ही नीचे चल रहा है। जिस दिन इसमें ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा, मुझे लगता है कि मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म की नेक्स्ट रैली ऊपर की तरफ शुरू होगी। तो मेरा फेवरेट पिक इस स्पेस में मैक्स हेल्थ केयर रहेगा। ओके, मैक्स हेल्थ केयर रहेगा। मैं मैंने रिवर्सल को पकड़ने के लिहाज से अगर आप देखें 2-3 स्टॉक्स को देख रहा था पिछले 10 मिनटों से। एक प्रश्न मैं मानस से पूछूंगा, बस मानस एक बार आप जुबिलेंट का वीकली चार्ट देखिए। अमूमन अपनी हिस्ट्री में रीसेंट पास्ट में अगर आप देखें, और इनफैक्ट मैं 2016 को से लेकर अब तक के चार्ट्स को रीड करा था, जस्ट अगर आप सिर्फ अगस्त 22 को छोड़ दें और मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 को छोड़ दें, वो 2 इंस्टेंस पे, अदरवाइज 200 वेमा पे हमेशा ये बॉटम क्रिएट करता है, बहुत सीरियस बॉटम क्रिएट करता है। इस बार भी वहीं पर ही है। ये प्रकाश सर का ट्रेड है, BTC ट्रेड, लेकिन क्या ये पोजिशनली एक अच्छे लेवल पर है क्या जुबिलेंट इस वक्त? बिल्कुल है। देखिए, जगह बहुत सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। 200 वीक को टेस्ट किया, आज वापस 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। इंटरडे चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको हायर टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन मिलेगा। तो अगर यहां से बाउंस बैक आना है तो कम से कम 30-35 रुपए का बाउंस बैक आ सकता है। 630 के लेवल स्टॉक टेस्ट कर सकता है। आई थिंक चांस लेना चाहिए और इसको ऑप्शन के थ्रू लेना बेहतर रहेगा। तो जुबिलेंट का जो 300-600 वाला कॉल ऑप्शन है, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 6 रुपए के नीचे लगाना है, लेकिन अगर मूव आ गया तो इस ऑप्शन में आपको शायद 30-35 रुपए का भाव भी देखने को मिल सकता है। ओके, जुबिलेंट फूड पर फिलहाल ये व्यू हो गया मानस जी का, और गावासन ने एज ए BTST को पिक भी किया है। अच्छा, हम कैपिटल मार्केट स्टॉक्स की बात कर रहे थे। हम ज़्यादातर स्टॉक्स की हमने चर्चा की, BSE, एंजल वन, नवामा, HDFC, AMC, लेकिन NSDL जो हाल ही लिस्टेड स्टॉक है उसकी उतनी चर्चा की नहीं हमने। और क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो NSDL थोड़ा कम चला है, 0.5% के करीब भी चला है। गाबा सर, चार्ट्स तो उतने होंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप बता पाएंगे 1066 के लेवल पर NSDL क्या किया जाए? एक सेकंड बॉटम हुआ है इन द रीसेंट टाइम्स में, कह सकते हैं 1000 के आसपास। 1000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसके आसपास से एक बाउंस पड़ा है। थोड़ा एग्रेसिव कॉल है, 3 दिन से सस्टेन कर रहा है, लेकिन एग्रेसिव कॉल है। कंफर्मेशन मिसिंग है। 1080 जब पार कर लेगा शायद एक कंफर्मेशन मिलेगा 1100-1120 के लिए, लेकिन 1000 का कोई स्टॉप लगा चले, 1050 का कोई स्टॉप लगा चले तो ट्रेड ले सकते हैं फॉर अ टारगेट अराउंड 1100। थोड़ा रिस्की ट्रेड है, थोड़ा एग्रेसिव कॉल है। ओके, NSDL पर फिलहाल ये व्यू हो गया। कुछ काउंटर्स जाते जाते जो डेज हाई पर क्लोज हो रहे हैं उसमें शुमार है जियो फाइनेंशियल। एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, 3% की तेज़ी के साथ ये क्लोज होने की तैयारी। डिस्क्लेमर, यहाँ पे हमने बस नाम लिया क्योंकि अच्छी तेज़ी है, यहाँ पे खरीद फरोख्त करनी हो तो परसेंट एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। ट्रेंड देखिए, ये कोशिश कर रहा है आज के सेशन में 1% अप ट्रेंड फिलहाल नजर आ रहा है। काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है। FMCG पैक से कुछ काउंटर्स देख रही थी मैं जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं। HUL रखिएगा स्क्रीन पर, ये जाते जाते। और इनफैक्ट पूरा फार्मा स्पेस अगर आप देखें, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ये काउंटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। एक बार डॉक्टर रेड्डीज दोबारा रखिए। सोमिल जी, आपकी पिक भी थी आई गेस ये BTST कॉल्स में डॉक्टर रेड्डी। सिप्ला भी एक बार देखेंगे। सिप्ला अभी भी सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। 20, 40, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक उसमें ब्रेकआउट आया नहीं, लेकिन देयर आर 3 स्टॉक्स, लुपिन, सन फार्मा एंड डॉक्टर रेड्डी, ये तीनों ही स्टॉक्स में ऑलरेडी अप ट्रेंड शुरू हो गया है। एक छोटा सा जो करेक्शन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अपने एवरेजेस पे सपोर्ट लेके फिर से एक आज अप ट्रेंड दिखाया है। तो मुझे लगता है कि ये 3 स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सिप्ला में द ब्रेकआउट लेवल्स वुड बी 1525। 1525 इज 40 डेली मूविंग एवरेज। उसके ऊपर एक बार क्लोज आ जाता है, फिर मुझे लगता है कि इसमें भी सेम दूसरे स्टॉक्स की तरह रैली शुरू होगी, लेकिन इसे इस समय अवॉइड करना चाहिए। ओके, सिप्ला अभी आपने थोड़ा सा अवॉइड कैटेगरी में प्लेस किया है। और एक स्टॉक और जो कि अच्छा पुल बैक देखी गया आज, दैट्स वरुण बेवरेजेस। हालांकि इस बास्केट में अगर आप देखें ऐसा कोई बहुत उत्साह नहीं था, बट वरुण बेवरेजेस में पिछले 10 दिन में वॉलेटिलिटी काफ़ी रही है। ये सुर्खियों में रहा है। टेक्निकल अगर आप देखें तो जो प्लेसमेंट है मार्केट की स्टॉक्स की, उसमें ये रहा है। और इट्स 480
प्रशांत, आप क्या राय रखते हैं? क्या ये प्रिपेयर कर रहा है क्या? हालांकि अच्छा, प्रशांत चले गए हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो फिर बता दीजिए। मेरे को मानस से पूछ लेते हैं, काम करते हैं। हाँ, मानस 480 के ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या अपने आप को? देखिए, हायर बॉटम तो बना है आज। अब जो हायर टॉप है उसके लिए 390 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है, 490 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है। और अगर 490 ब्रेक हुआ तो वो 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट भी होगा। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे होगा। 470 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 10 रुपए का रिस्क है। और टारगेट आपको 490 नहीं, क्योंकि अगर 490 ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट टारगेट 510 रुपए का होगा। तो 510 रुपए के टारगेट आपको सेट करके चलने हैं। ओके, 510 रुपए के टारगेट वरुण बेवरेजेस ने, इसने भी आज के सत्र में अगर आप देखें तो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म किया है। कुछ और एक आध काउंटर्स और देखेंगे, फिर सीधे चलेंगे क्लोजिंग की तरफ। एक बार मानस जी आप भी देख लीजिए, क्योंकि संवर्धना मदरसन आपने सुझाया सोना कॉम्स 2.5% आप डेज हाई पर ये भी तैयारी क्लोजिंग की। और हाल फिलहाल में रिपोर्ट भी आई थी जिस तरीके से ये पर्टिकुलर काउंटर रेलवेज में अपने पैर पसार रहा है, तो एक पॉजिटिव ट्रिगर। क्या आपको अच्छा लग रहा है ये 483 के लेवल पर? तो देखिए, आज स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। उसको टेस्ट किया लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। आई थिंक वेट करेंगे, अगर 495 के ऊपर कल सस्टेन करेगा तो फिर खरीदारी करेंगे। और उस केस में 480 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 520 रुपए के टारगेट के लिए। रियल प्रिसिजन्स फिलहाल ये व्यू हो गया आपके लिए। चलिए अब सीधे क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और क्लोजिंग बिग वॉल पर देखते हैं और समझते हैं कि क्लोजिंग कैसी रही। अच्छी रही, 136 अंक ऊपर निफ्टी अब क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं सर। बिल्कुल अच्छी रही क्लोजिंग। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अगर 1-2 दिन और मिल जाए तो फिर कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा मार्केट का। और ये क्लोजिंग तब रही जबकि मार्केट को पता है कि आज यूएस मार्केट शायद थोड़ा वीक खुले ओरेकल की वजह से, लेकिन उसके बावजूद मार्केट कॉन्फिडेंस लेके जा रहा है। खैर एनीवे, निफ्टी करीब 25,900 पर 135 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी करीब 250 पॉइंट ऊपर 59,200 पर, निफ्टी आईटी करीब 300 पॉइंट ऊपर और करीब 1% ऊपर। जहाँ तक मिड कैप और स्मॉल कैप की बात है, सेकेंड डे रनिंग एडवांस डिक्लाइन अच्छा रहा। करीब 1800 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर। मिड कैप 1% ऊपर था, स्मॉल कैप करीब 3/4 से ज़्यादा ही ऊपर था एक्चुअली। तो उस सेंस में आज ब्रॉडर मार्केट भी काफ़ी अच्छी रही। अब लेकर आइए ज़रा सेक्टोरल गेनर्स। कैपिटल मार्केट्स ने लीड किया आज मार्केट को, 2.5% ऊपर था। ऑटोज़ 1%, मेटल्स आज सुबह हमने बात की थी, फार्मा, आईटी भी आज सुबह हमने जताया था कि आज आईटी में शायद थोड़ी आपको गेंस देखने को मिलेंगे, और रियल एस्टेट। लूजर्स नहीं है आज मार्केट में, शानदार तेज़ी रही। तो आज ये एक अच्छी चीज़ रही कि सेक्टोरल लूजर्स कोई भी नहीं है। निफ्टी के गेनर्स में सबसे ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस करीब 3.25% ऊपर था। इटर्नल बहुत समय के बाद इटर्नल ग्रीन में आया 3.25% की रैली के साथ। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर अच्छे मूव्स थे, करीब 3.25%। टाटा स्टील 2.5% ऊपर था। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 2% ऊपर था। और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज यहाँ भी 2% के करीब की रैली थी। लूजर्स में एशियन पेंट्स लगातार गिरावट में, ये स्टॉक तीसरे दिन लगातार 1% नीचे। एसबीआई लाइफ में गिरावट रही। भारतीय एयरटेल थोड़ा सा सल कर रहा था। बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और पावर ग्रिड यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट रही। कुल मिलाकर मार्केट का दिन अच्छा रहा। एक और रीज़न था आज मैं कहूँगा कि मार्केट का दिन अच्छा रहा कि अगर आप टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स की लिस्ट देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर आपको ग्रीन स्टॉक्स दिखाई देंगे। और उसमें सबसे ऊपर थे 2 स्टॉक्स जहां बहुत लोग फंसे हैं वीरू। एक है वोडाफोन आइडिया जो आज 5% ऊपर था, फ्रेश 52 वीक हाई पर ये स्टॉक। और दूसरा था ओला इलेक्ट्रिक जो करीब 6-6.5% ऊपर था। तो थोड़ी सी आज ब्रॉडर मार्केट में रिकवरी आई, वो एक अच्छी चीज़ थी। बिल्कुल अच्छी चीज़ थी। और बाजार ने आज अपने रॉबिन हुड वाला रूप दिखाया अनुज। इस बात के बावजूद कि करीब 300 अंक डाउ जोन्स, ये नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स, उसके बावजूद बाजार ने एक स्थिरता दिखाई और मोर लेस अपने 50 डे से सुरक्षित एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट किया। अच्छा था ये सेशन। अब कल शुक्रवार की बारी है और सारे समीकरण, फैक्टर्स, न्यूज़ और निफ्टी बैंक पर रणनीति लेकर ये पूरा का पूरा पैनल आपके साथ सुबह सुबह मौजूद होगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।